यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार बोल लो गुड मॉर्निंग सब लोग। कशिश, दानिश, जानवी, सक्षम, अर्जुन, करिश्मा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ज्योति, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विश्वास, अर्जुन। अब एक बात बताऊं मैं आपको, अगर मैं सबके नाम लेने लग जाऊंगा ना तो शाम हो जाएगी करके, ठीक है? क्योंकि लाइव बैच में ही देर आर मोर देन 600 to 700 स्टूडेंट जो है वो लाइव बैच में ही है, तो मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता। बट गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए, तो आज से हम चालू करते हैं आपके लिए एक नया पेपर, नया सब्जेक्ट। सर आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? तो मैं बता दूं, आज का लेक्चर आपका बड़ा ही बेसिक लेक्चर होगा। आपके पास बुक्स भी नहीं है, बिकॉज अगर आप ये लाइव अटेंड कर रहे हो तो आपके पास बुक्स नहीं है। बट आपको कल तक बुक्स यहां से डिस्पैच होना चालू हो जाएगा। तो कल से जब बुक डिस्पैच हो जाएगी तो आपको 3-4 दिन के अंदर अंदर बुक्स मिल जाएगी। बुक्स क्यों सर डिले हुई, क्या हुआ, आपको सब मैं चीजें बताऊंगा। क्योंकि इस बार का बजट, जैसा कि आपको पता है, ये इलेक्शन ईयर है। और इलेक्शन ईयर जिस ईयर में होता है उस ईयर में आपको पता है 2 बजट आते हैं। उस साल में 2 फाइनेंस बिल आते हैं, 2 फाइनेंस एक्ट बनते हैं। तो उसके बारे में है, आपको जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहली चीज तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो बड़ा ही बेसिक रहेगा। तो आप आराम से बैठ जाइए, कुछ भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। कई बुक नहीं है अपने पास में, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बुक 2-3 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाएगी। उसके बाद आप बुक के साथ पढ़ेंगे। अदरवाइज मैंने आपको पीडीएफ तो डाल के दिया है। फर्स्ट 2 टॉपिक का मैंने आपको पीडीएफ डाल के दे रखा है, वो पीडीएफ भी आप देख सकते हैं। चलिए तो चालू करते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विकास, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो सबसे पहले हम जो पेपर पढ़ने वाले हैं आपका डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। सर ये कौन से एग्जाम के लिए होने वाला है? तो मैं बता दूं, आपका एग्जाम अगर आप सीए फाइनल में है तो आप मई या नवंबर 2025 एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। तो ये बैच आपके लिए रिलेवेंट है। मई नवंबर 2025 में आप अपीयर होने वाले हैं, तो आपके लिए ये बैच है, ये एप्लीकेबल है। एंड उस बैच के लिए जो भी अमेंडमेंट्स रहेंगे, मींस आपके एग्जाम के लिए जो भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे, वो सब अमेंडमेंट इस बैच में कंप्लीट किए जाएंगे। या फिर जो सीएमए वाले बच्चे हैं, वो सीएमए फाइनल वाले जो स्टूडेंट है, वो जून या दिसंबर 2025 में एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये बैच रिलेवेंट है। सो दिस बैच इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर द मई नवंबर 2025 स्टूडेंट फॉर द सीए फाइनल एंड जून दिसंबर 2025 स्टूडेंट फॉर द सीएमए फाइनल। चलिए, तो जब भी मैं बात करूंगा, मैं बहुत बार सीए सीएमए साथ साथ में बोलता रहूंगा करके, ठीक है? मोस्टली सीए ही बोलूंगा क्योंकि सीएमए में जो क्वेश्चन आते हैं वो सेम आते हैं। अभी अपन सिलेबस को लेके भी डिस्कस करेंगे, और जब अपन सिलेबस को लेके डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सीए का सिलेबस और सीएमए का सिलेबस है वो सेम है, कोई फर्क नहीं है। थोड़ा थोड़ा इत्तू इत्तू सा कहीं कहीं पे फर्क है, बाकी फर्क नहीं है। चलिए चालू करते हैं। और अगर मैं सीए फाइनल की बात करूं तो सीए फाइनल में गाइस, ये जो पेपर है डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये आपका पेपर नंबर 4 है। आपके पास सीए फाइनल के 2 ग्रुप है। पहला ग्रुप है जिसमें आपका एफआर है, एएफएम है, ऑडिट है। दूसरे ग्रुप में आपका डीटी है, आईडीटी है, एंड एक तुम्हारा जो मल्टी डिसिप्लिनरी वाला सब्जेक्ट है वो है। तो ये जो पेपर है, पेपर नंबर 4 है, ये आपके सेकेंड ग्रुप में आता है और ये 100 मार्क का पेपर है। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर हमारा जो पेपर नंबर 4 है डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, उसमें क्या 100 मार्क का पूरा डिस्क्रिप्टिव आता है या फिर उसमें आपको एमसीक्यू वगैरह भी आएगा? राइट आंसर इज, ये जो 100 मार्क का पेपर रहता है ना गाइस, इस 100 मार्क्स में से आपको 70 मार्क्स जो है वो तो आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा, एंड 30 मार्क्स जो रहते हैं वो 30 मार्क्स आपके एमसीक्यूज है, वो एमसीक्यूज आएंगे। सो 30 मार्क्स इज डेडिकेटेड टू एमसीक्यू हर सब्जेक्ट में, अब तो ऐसा ही है। एंड 70 मार्क है वो आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा। चलिए, अब अपन ये जो सब्जेक्ट है उसकी बात कर रहे हैं। 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव, 30 मार्क्स एमसीक्यू। एक चीज समझना, ये जो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है ना, यहां से देख के ऐसा लगता होगा बहुत इजी रहेंगे, बट नहीं, एमसीक्यू इजी नहीं रहते। एमसीक्यू में मार्क्स उसी को मिलते हैं जिसका 100% कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी है।
जिसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है उसको एमसीक्यू में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैं कभी भी जब स्टूडेंट को एनालाइज करता हूं, स्टूडेंट की बुक देखता हूं, या स्टूडेंट मुझे जब भेजते हैं सजेस्टेड आंसर या उन्होंने जो किया था वो क्या किया एग्जाम में, मैं हमेशा उसको इवेल्युएट करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यूज के उसने एमसीक्यूज में कितना स्कोर किया है। अगर किसी स्टूडेंट ने एमसीक्यूज में 24 प्लस स्कोर किया है, इसका मतलब उसके कॉन्सेप्ट है वो सॉलिड है। मींस बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होते तभी आप एमसीक्यू में मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड अगर किसी का एमसीक्यू में मार्क्स कम है ना, इसका मतलब उसके कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। तो किसी स्टूडेंट का अगर मेरे पास कॉपी आता है, वो बोलता है सर एमसीक्यू में मुझे 6 मार्क्स ही मिला है या 8 मार्क्स मिला है, मींस प्रॉब्लम आपके कॉन्सेप्ट में है। तो स्टूडेंट को मैं इवेल्युएट इसी बेसिस पे करता हूं कि उसका एमसीक्यू का कितना मार्क्स आया है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपका एमसीक्यू स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और इस बैच में जब आप पढ़ोगे तो आपको हर चीज पे, हर लाइन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आपका एमसीक्यू स्ट्रांग होगा, और एमसीक्यू स्ट्रांग है तो भैया सीए फाइनल में पास होना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। एंड ये जो पेपर है डायरेक्ट टैक्स वाला, मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट टैक्स वाला जो पेपर है, ये पेपर में ऐसा लोग बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है। मैं आपको डे 1 पे बता रहा हूं, ये जो पेपर है ना, डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये पेपर डिफिकल्ट नहीं है, ये पेपर वास्ट है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आपका सीए फाइनल का फर्स्ट ग्रुप एक साइड में और सेकंड ग्रुप में आपका डायरेक्ट टैक्स है वो एक साइड में। तो ये पेपर बड़ा वास्ट है, ये है इजी। अगर आप ढंग से इसमें पढ़ाई करोगे तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको मिनिमम 60 तो स्कोर करना ही है। और अगर 60 का आप टारगेट लेके चलोगे, 60 आप आराम से स्कोर कर सकते हो। और इस बार मैं बता दूं आपको, दिस टाइम देयर आर 3500 प्लस हमारे स्टूडेंट ऐसे जिनका 60 प्लस स्कोर हुआ है। और 60 प्लस स्कोर करना डायरेक्ट टैक्स में अपने आप बड़ी बात है। तो डायरेक्ट टैक्स में आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका स्कोर है वो 60 प्लस तो होना ही चाहिए। अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट टैक्स में क्या 100 आउट ऑफ 100 आते हैं क्या? आंसर इज डायरेक्ट टैक्स में नॉर्मली 100 आउट ऑफ 100 आज तक सीए की हिस्ट्री में किसी को नहीं आया। सीए की हिस्ट्री में जब से एग्जाम चालू हुआ था और अभी तक, सीए फाइनल की मैं बात कर रहा हूं, इसमें 100 आउट ऑफ 100 किसी को नहीं आया, नहीं आता है। कितना आता है मैक्सिमम? अगर मान लो आप पेपर अवार्ड लेना चाहते हो इंस्टीट्यूट से, इंस्टीट्यूट हर साल पेपर अवार्ड देती है कि जिसका सबसे हाईएस्ट मार्क्स होता है डायरेक्ट टैक्स में, उसको पेपर अवार्ड मिलता है, जिसको इंडिया का बेस्ट पेपर अवार्ड बोलते हैं। तो मैं बता दूं, यहां पे जो रेंज रहती है वो 80 से लेके और 90 की रेंज में, 80 से लेके 90 की रेंज में जो जिसको डीटी में मार्क्स मिलता है उसको पेपर अवार्ड मिलता है। लास्ट टाइम इट वाज 86। इस बार की अगर मैं बात करूं, जो मई 2024 का रिजल्ट आया, मई 2024 में डायरेक्ट टैक्स में हाईएस्ट मार्क्स 90 है। 90 मार्क्स है। ऑल इंडिया रैंक 3 करके जो किरण करके स्टूडेंट है, उसके जो मार्क्स है वो 90 है। तो दैट इज 90 इज द हाईएस्ट। तो देखो, अपना तो बड़ा सिंपल रखना है करके, ठीक है, कि अपने को 60 प्लस स्कोर करना है, उसके ऊपर जितना भी आए वो बोनस है। तो 60 इज अवर टारगेट। चलिए, सबसे पहली चीज ये है कि हम इस पेपर में पढ़ने वाले क्या है। तो आज का जो डिस्कशन रहेगा वो डिस्कशन बेसिक डिस्कशन है। तो आज इस पेपर में पढ़ने वाले क्या है वो मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्या क्या हम इस पेपर में पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज चालू कर रहे हो तो एटलीस्ट उसका नॉलेज तो होना चाहिए ना, हम पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ने वाले क्या है। अगले 70 डेज आप मेरे साथ में रहने वाले हो। अगले 70 डेज के लिए मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आप मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हो। आप ये सब्जेक्ट सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले समझना यह है कि इस पेपर में हम पढ़ने वाले क्या है। तो चलिए, सबसे पहले मुझे यह बताइए, यहां पे लिखा हुआ है कि हम डायरेक्ट टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज मुझे एक बात बताइए कि हम लॉ पढ़ने वाले हैं या हम एक्ट पढ़ने वाले हैं। मुझे बता दीजिए, एक्ट और लॉ में फर्क क्या होता है? फटाफट लिख लीजिए, एक्ट और लॉ में फर्क क्या होता है। क्या यहां तो लिखा हुआ है डायरेक्ट टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं, पेपर का नाम है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो हम लॉज पढ़ने वाले हैं। अगर मैं सीएमए की बात करूं तो सीएमए वालों में भी लिखा हुआ है पेपर नंबर 15 में डायरेक्ट टैक्स लॉज पढ़ने वाले हैं। तो मुझे बताइए, लॉ और एक्ट में क्या फर्क है? हम लॉ पढ़ेंगे या एक्ट पढ़ेंगे? बता दीजिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, फटाफट। तो किसी ने बोला एक्ट इज अ बेयर एक्ट एंड लॉ इज, अजीत, सैफ भाई, हर्ष भाई। किसी ने बोला लॉ एक्ट का पार्ट होता है,
किसी ने बोला व्हेन लॉ इज पास्ड बाय पार्लियामेंट तो वो एक्ट बन जाता है, ये लक्ष्य ने बोला है। किसी ने बोला लॉ इज ब्रॉडर टर्म, या एक्ट इज बेयर एक्ट। वेरी गुड। तो हमारे बहुत सारे बच्चों ने जो आंसर किया है भाई साहब, क्या बताएं हम आपको। लॉ व्हेन पास्ड बाय पार्लियामेंट देन इट्स बिकम एक्ट, क्या नॉलेज है। चलिए, तो हम लॉ पढ़ने वाले हैं या एक्ट पढ़ने वाले हैं, तो राइट आंसर इज, सब्जेक्ट का नाम है डायरेक्ट टैक्स लॉस। तो पहली चीज तो ये क्लियर है, हम लॉस पढ़ने वाले हैं, सिर्फ एक्ट नहीं पढ़ने वाले। तो लॉ और एक्ट में क्या फर्क है मैं आपको बता दूं। देखो, ये जो है ना लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म, दिस इज लॉ, ये है लॉ है। इसके अंदर एक्ट भी आता है, इसके अंदर इससे रिलेटेड रूल्स रहेंगे वो भी आएंगे, जो भी तुम्हारे नोटिफिकेशन रहते हैं वो भी आते हैं, जो तुम्हारे सर्कुलर रहेंगे वो भी आएंगे, जो तुम्हारे केस लॉज है वो भी आएंगे। इन सबका जब आप कंबाइन स्टडी करते हो तो हम बोलते हैं आप लॉ पढ़ रहे हो। देखो, एक्ट जो होता है ना, एक्ट इज अ पार्ट ऑफ द लॉ। इन सिंपल वर्ड गाइस, ये जो एक्ट है ना, इंडियन क्रिकेट टीम में रोहित शर्मा इज अ एक्ट। उसके बाद रूल्स में विराट कोहली इज अ रूल्स। उसके बाद नोटिफिकेशन सर्कुलर ऋषभ पंत है, केएल राहुल है, जसप्रीत बुमराह है, वो सब तुम्हारे नोटिफिकेशन सर्कुलर हुए। फिर केस लॉज है, मान लो आर अश्विन है या और भी कोई बुमराह वगैरह, वो क्या बोलते हैं सामी वगैरह है, वो सब केस लॉज है। तो ये सबकी जब कंबाइन बोलते हैं तब अपन इसको बोलते हैं इंडियन क्रिकेट टीम। तो इंडियन क्रिकेट टीम जो है ना, वो आप समझ लीजिए लॉ है, एंड उसके अंदर आपका एक्ट भी आता है, रूल्स भी आते हैं, नोटिफिकेशन भी आते हैं, सर्कुलर भी आते हैं, केस लॉज भी आते हैं। इन सब चीजों की जब अपन कंबाइन स्टडी करेंगे तब हम बोलेंगे कि हम लॉ पढ़ने वाले हैं। तो देखो, अगर एक्ट लिखा होता करके, ठीक है, तो हम क्या करते, सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ लेते, फिर तो हम फाइनेंस एक्ट तो पढ़ते ही नहीं, जितने रूल्स दे रखे हैं वैल्यूएशन रूल्स वगैरह वो तो पढ़ते ही नहीं, जितने केस लॉज है वो तो पढ़ते ही नहीं। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, लॉ पढ़ना है। तो लॉ इज अ वाइडर टर्म। लॉ में आपका एक्ट भी आ जाता है, रूल्स भी आ जाते हैं, नोटिफिकेशन भी आ जाते हैं, सर्कुलर भी आ जाते हैं, केस लॉज भी आ जाते हैं, और सब जब आप इसका कंबाइन स्टडी करते हो तो आप लॉ पढ़ने वाले हो। तो आज के बाद अगर कोई पूछे कि आप क्या पढ़ने वाले हो, आप इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हो, ना कि एक्ट पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए तो यहां से आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट का नाम जो तुम्हारा है दैट इज डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। सिर्फ एक बात बताइए, इस सब्जेक्ट में क्या क्या है हमारे लिए, हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो सुना तो बहुत कुछ है कि इनकम टैक्स बहुत वास्ट है। तो इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो चलिए अब अपन एक काम करते हैं, इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो उसका कंटेंट मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं। 15-20 मिनट लगेंगे। पहले दिन मैं ये इसके लिए डिस्कस कर रहा हूं कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए इस सब्जेक्ट में होने वाला क्या है। तो चलिए सबसे पहले इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं और कितने मार्क्स का एग्जाम में वेटेज है उसका चालू करते हैं कंटेंट से। तो इस सब्जेक्ट में सबसे पहली चीज आप कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटेशन करेंगे, इनकम टैक्स लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनीज एंड अदर एंटिटीज अंडर द अल्टरनेट टैक्सेशन रिजिम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू ऑप्टिमाइज द टैक्स लाइबिलिटी। और इसका जो वेटेज है, सबसे पहले इसका सेगमेंट ए है, और सेगमेंट ए का जो वेटेज है वो मैं आपको बता दूं 40 से 45 मार्क्स का वेटेज है। ये सेगमेंट ए मींस यहां से चालू होता है आपका और यहां तक आपका टोटल इसका 40 से 45 मार्क्स का वेटेज है। इसमें है क्या मैं अभी बताता हूं आपको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, आपको कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटेशन करना है इनकम टैक्स लाइबिलिटीज का। किसके लिए? कंपनीज के लिए एंड अदर एंटिटीज अंडर द अल्टरनेट टैक्सेशन रिजिम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू ऑप्टिमाइज द टैक्स लाइबिलिटी। आगे क्या दे रखा है, इन्होंने बोला है
जनरल प्रोविजन अंडर द एक्ट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर द कंपनीज एंड अदर एंटिटीज। मींस आपको नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से किसी भी कंपनीज की एंड अदर एंटिटीज की टोटल इनकम निकालनी है, उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। दूसरा, स्पेशल टैक्स रिजिम अंडर द एक्ट फॉर कंपनीज एंड अदर एंटिटीज। एंड लास्ट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी ऑफ कंपनीज एंड अदर एंटिटीज थ्रू द टैक्स प्लानिंग। ये आपका एक पहला सेगमेंट, यहां पे आपका फर्स्ट सेगमेंट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। और ये एग्जाम में आपका जो आने वाला है वो कितने मार्क्स का आने वाला है पता है? 20 to 23% का इसका वेटेज है। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका वेटेज आपका 20 to 23% है। अब आप बोलोगे 20 to 23%, तो आप मार्क्स के फॉर्म में अगर बताना चाहोगे तो इसका वेटेज कितना है? तो अगर मैं मार्क्स के फॉर्म में बताना चाहता हूं, एक बात समझते हैं, आपका पेपर आता है 114 मार्क्स का, क्योंकि एक 14 मार्क का ऑप्शन में मिलता है क्वेश्चन। तो अगर 114 मार्क्स का पेपर आता है और 114 मार्क्स में से आप 20 to 23%, क्योंकि यहां पे दे रखा है 20 to 23% वेटेज ऑफ आइटम 1, तो ये जो आइटम 1 है इसका 20 to 23% का वेटेज होने वाला है। तो 114 मल्टीप्लाई में 22% कर दूं तो 22% मींस इट्स कम्स टू द 25 मार्क्स। ये आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 25 मार्क्स के आने वाले हैं। तो अगर मैं 25 मार्क्स है वो यहां से आने वाला है, लेकिन सर इसमें है क्या, ये क्या है? एक बात बताऊं, सिंपल है। क्या आपको किसी भी कंपनी का या अदर एंटिटी का, मींस पार्टनरशिप फर्म है, एओपी बीओआई है, उसका क्या कैलकुलेट करना है? टैक्स कैलकुलेट करना है, उसकी इनकम कैलकुलेट करनी है एंड टैक्स कैलकुलेट करना है। एंड साथ साथ में आपको टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है? एक तो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से हो सकता है या अल्टरनेट टैक्सेशन रिजिम के हिसाब से हो सकता है। अब आप मुझे बोलोगे कि अल्टरनेट टैक्सेशन रिजिम क्या होता है? आप लोगों ने आजकल ऑफिस में देखा होगा ना कि कंपनीज के लिए आपको पता है कुछ सेक्शन हुआ करती है 115 BAA, 115 BAB, और उसमें कंपनीज है वो 22% टैक्स पे करती है। 115 BAB में 15% से टैक्स पे करती है। दैट इज कॉल्ड योर अल्टरनेट टैक्सेशन रिजिम। तो मैं बता दूं, ये जो है ना आपके 25 मार्क्स है, ये क्या है? आपके पांचों हेड मान लो। एक तो क्योंकि सैलरी तो पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पे बार बार ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि कंपनीज, हम आपको कंपनीज से रिलेटेड चीजें पूछेंगे, क्योंकि चालू कहां किया? जनरल प्रोविजन अंडर द एक्ट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर द कंपनीज। तो कंपनीज के लिए सैलरी की इनकम हो नहीं सकती। इन्होंने बोला है हाउस प्रॉपर्टी भी आपके सिलेबस में नहीं आएगा। तो हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं आएगा तो फिर क्या चालू होगा? तो हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं तो पीजीबीपी बिजनेस का इनकम, उसके साथ में आपका कैपिटल गेन, उसके साथ अदर सोर्सेस, कुछ डिडक्शन की डिटेल आएगी। बस ये आपका कंप्यूटेशन का पार्ट। सिंपल सी चीज बताऊं, ये आपका बिजनेस है। जो पीजीबीपी आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा था उसका एग्जॉस्टिव वर्जन आपके सीए फाइनल में आएगा। और ये जो पीजीबीपी वाला जो पार्ट है ये आपके एग्जाम में 25 मार्क्स कवर करने वाला है। ऑब्वियसली पीजीबीपी के साथ कैपिटल गेन है, डिडक्शन है, तो ये कैपिटल गेन, डिडक्शन, अदर सोर्सेस, पीजीबीपी, ये मिला के, और अल्टरनेट टैक्सेशन रिजिम ऑब्वियसली 115 BAA BAB, ये मिला के आपके एग्जाम में 25 मार्क्स है वो कवर करेंगे। एंड मैं आपको बता दूं एक इंटरेस्टिंग सी बात कि ये से जो क्वेश्चन आएगा ना, इस सेगमेंट से जो क्वेश्चन आएगा उसमें पहला क्वेश्चन आएगा 14 मार्क का, वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन आएगा 14 मार्क का एंड वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। तो आप समझिए पहली चीज तो क्या आपका एक तो मैंडेटरी क्वेश्चन आने वाला है पीजीबीपी से, एंड वो आपका 14 मार्क्स देने वाला है, और पहला ही क्वेश्चन रहेगा और मैंडेटरी क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको ऑप्शन में छोड़ के अपन कुछ और कर सकते, नहीं, ये सेगमेंट आपको सबसे अच्छे से स्ट्रांगली करना पड़ेगा, पीजीबीपी वाला पार्ट। तो पीजीबीपी है ये आपके यहां पे कवर होगा। और 14 मार्क का तो पहला क्वेश्चन ये लीजिए, मैं आपके लिए पेपर लेके आया हूं, ये आपके लिए पेपर, ये जो पेपर 10 मई 2024 को हुआ था, दैट इज द मई 2024 एग्जाम का न्यू सिलेबस का पेपर है। इस पेपर में पहला क्वेश्चन, और ये पहला क्वेश्चन जो रहता है वो हमेशा मैंडेटरी रहता है। यहां पे लिखा होता है
कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 विच इज द कंपल्सरी क्वेश्चन, ये आपका कंपल्सरी क्वेश्चन है, रेस्ट 5 में से आपको 4 करने पड़ेंगे, बट क्वेश्चन नंबर 1 इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका कंपल्सरी रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि 14 मार्क्स का है। एंड गाइस ये क्वेश्चन आपका पीजीबीपी का रहेगा, और जैसा कि सिलेबस में बोला हुआ है आपको कंपनीज का टैक्स कैलकुलेट करना है, टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो मैं बता दूं आपको क्वेश्चन कंपनी का मिलेगा। पहली लाइन में दे रखा है, देखिए ओरिएंट फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ इंडियन कंपनी, ये कंपनी का क्वेश्चन है, कंपनी का। आपको यहां इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी यहां पहले क्वेश्चन में नहीं मिलेगी। पहला क्वेश्चन 14 मार्क का कंपनी का क्वेश्चन रहेगा। और देखिए लास्ट में आपको इसमें पूछा क्या है, तो लास्ट में जाके हम अगर देखते हैं कि क्या पूछा है वो आपको, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी, कंपनी की आपको टोटल इनकम निकालनी है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, इंडिकेटिंग रीजन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम अज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज नॉट ऑप्टेड द स्पेशल प्रोविजन अंडर सेक्शन 115 BAB एंड BAA, मींस कंपनी ने अल्टरनेट टैक्सेशन रिजिम 22% वाला वगैरह वो नहीं लिया है, आपको उसकी टोटल इनकम है वो कैलकुलेट करनी है। तो आपको यहां पे पूछा हुआ है टोटल इनकम निकालना, कंपनी की क्या निकालनी है, टोटल इनकम निकालनी है, टैक्स नहीं निकालना। तो टोटल इनकम निकाल के आपको देनी है, और ये क्वेश्चन आपके लिए 14 मार्क्स का एग्जाम में आता है। तो गाइस मैं बता दूं ये सबसे स्ट्रांग होना चाहिए आपका, और अगर ये सबसे स्ट्रांग हुआ ना तो आप आराम से ये सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम भी जब चालू करेंगे, कल से सब्जेक्ट जब पढ़ना चालू करेंगे, तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ना वो हम चालू करेंगे कंप्यूटेशन पार्ट से, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वेटेज वाला है। आप देखते जाइए करके, ठीक है। देखिए तो सबसे पहला सेगमेंट अगर मैं सीए फाइनल की बात करूं तो आपका 25 मार्क्स का जो है, ये देखो 14 मार्क्स का क्वेश्चन तो वहां पे आ गया। अब आप बोलोगे सर 14 का तो आ गया, व्हाट अबाउट द रेस्ट 11 मार्क्स, 11 मार्क्स कहां पूछा जाएगा, 11 मार्क्स कुछ एमसीक्यूज रहेंगे। जो 30 मार्क्स का अगर है तो 30 मार्क्स के एमसीक्यू में कुछ एमसीक्यूज ऐसे रहेंगे जो पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम से रिलेटेड, तो आपके कुछ एमसीक्यूज में कवर होंगे, और ऐसा करके ये 25 मार्क्स आपको यहां से मिलेगा। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड सेगमेंट क्या है। सेकंड सेगमेंट बोलता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। अब आप बोलोगे चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट क्या होता है। चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट पढ़ेंगे ना तो 4 दिन सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट। जितने भी एनजीओज होते हैं, आपने सुना होगा ना एनजीओज, एनजीओ कौन से, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वाले, तो तिरुपति बालाजी ट्रस्ट, मुंबई में सिद्धि विनायक ट्रस्ट, शिरडी में शिरडी वाले साईं बाबा ट्रस्ट, या फिर आपने लायंस क्लब वगैरह जो कुछ एनजीओ पढ़े होंगे, सुने होंगे कहीं पे, इंटरमीडिएट में टॉपिक भी था अकाउंट में एनजीओ वाला। तो जो एनजीओ होते हैं ना, उन एनजीओ से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है, आपने ये सुना हुआ है उसकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, आपने ये सुना हुआ है कि उनको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता एनजीओज वगैरह को। लेकिन एनजीओज को कैसे टैक्स नहीं भरना पड़ता, क्या क्या कंडीशंस है, उनको क्या ऑडिट करानी पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। सर अगर एनजीओज ने मान लो कुछ लड्डू वड्डू बेचना चालू कर दिया तो वो इनकम भी क्या एग्जेम्प्ट होगी क्या। जैसे आपने सुना होगा कि तिरुपति बालाजी में जाते हैं, वहां पे हमको लड्डू बेचे जाते हैं, लड्डू है वो अपन खरीद सकते हैं प्रसादम करके, ठीक है। सर हमने सुना है इस्कॉन टेम्पल वाले जो है वो तो रेस्टोरेंट भी चलाते हैं, तो उसकी इनकम क्या होगी। तो वो सब प्रोविजन जो है ना वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। दूसरा, उसके साथ साथ में हम पॉलिटिकल पार्टीज आपकी फेवरेट भाई साहब, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सर उसका टैक्सेबिलिटी कैसे आता है, उसको कैसे टैक्स लगता है करके, ठीक है, वो सब हम यहां पॉलिटिकल पार्टी यहां पे पढ़ेंगे। उसके साथ साथ ये इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है वो भी मैं आपको वहीं पे बताऊंगा। उसके साथ साथ में बिजनेस ट्रस्ट है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है, एंड इन्वेस्टमेंट फंड एंड अदर फंड एंड ट्रस्ट, इसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो हम यहां पे पढ़ेंगे। आपको लग रहा होगा सर ये बिजनेस ट्रस्ट क्या है, सर बिजनेस ट्रस्ट, यहां पे वर्ड यूज हो रहा है बिजनेस ट्रस्ट। हम तो सर नन्हे मुन्ने बालक है, हम तो इंटरमीडिएट क्लियर करके आए हैं, सर आप बता दो ये बिजनेस ट्रस्ट क्या है, बताएंगे आपको। ये सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है, बट बहुत ही सिंपल से टॉपिक है, एक दो दिन में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा मार्क्स देंगे। बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है, चलो आपने पूछा तो मैं बता ही देता हूं। एक बात बताओ, हम लोग बिजनेस ट्रस्ट की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है, आप लोगों ने कभी किसी मॉल गए होंगे या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गए होंगे,
या आपने कभी कभी ऐसे कमर्शियल बिल्डिंग देखी होगी, ऐसे लंबी चौड़ी बिल्डिंगें होती है ना, कमर्शियल बिल्डिंग, तो आपको एक बार तो ऐसा लगा होगा ना कि शायद यार इसमें हमारी प्रॉपर्टी होती ना तो मजा आ जाता। आपने ये सुना कि नहीं सुना? मतलब आप सोचते होगे, मैं तो सोचता हूं, मैं तो जब भी किसी मॉल जाता हूं ना या कोई कमर्शियल बिल्डिंग है तो वो उसको देख के मुझे लगता है कि यार इसमें अगर अपनी प्रॉपर्टी होती ना और उसको अपन देते रेंट पे और उससे अपन कमाते भाड़ा, तो भाई साहब क्या मजा आ जाता करके। ठीक है, आपको ये फील आता है या नहीं आता? राइट आंसर सर आता है। सब लोगों को ये फील आता है, मजा आ जाता, घर पे सोते रहते, सीए ये नहीं करते, भाड़ा आता और अपन कमा लेते। अब सोचो, हमको लगता तो है कि ऐसा होना चाहिए, बट अपने पास पैसा है कहां? अपन गरीब जनता, अपन स्टाइपेंड पे जीने वाले लोग, हमारे महीने में हर महीने कितना आता है? 3,000 4,000 आपके पास आता है। क्या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? मॉल में, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? आंसर इज नो, इतना पैसा ही नहीं है अपने पास। लेकिन गाइस, एक कॉन्सेप्ट आया बिजनेस ट्रस्ट, और ये बिजनेस ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिंगापुर से आया था। सिंगापुर में बिजनेस ट्रस्ट बहुत काफी पहले से फेमस है, और बिजनेस ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है वो सिंगापुर से आया। आज की डेट में आपके पास में अगर मान लो 500 रुपए है ना, तो भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। आप बोलोगे सर 500 रुपए तो भी हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? आंसर इज यस। कैसे खरीदेंगे 500 रुपए में? आपको कुछ नहीं खरीदना करना, मार्केट में बहुत सारे बिजनेस ट्रस्ट है, और इंडिया में मैं बताऊं 2 तरह के बिजनेस ट्रस्ट है जिसको सेबी अप्रूवल देती है। एक को बोलते हैं रिट, REIT, और एक को बोलते हैं INVIT। REIT का मतलब जिसको रिट बोलते हैं, रिट मीन्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एंड INVIT मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रिट मीन्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड INVIT मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आपने ना एक बात बताओ, आप कहीं गए होंगे तो आपने ये ऐसी बिल्डिंगें देखी होगी, जैसे आपका एम्बेसी ऑफिस पार्क, एम्बेसी ऑफिस पार्क, एम्बेसी ऑफिस पार्क। ये जो एम्बेसी ऑफिस पार्क है ना, ये तुम्हारा एक रिट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और ये बैंगलोर बेस एक कंपनी है, और बैंगलोर बेस ये रिट है। और इन्होंने क्या किया हुआ है पता है तुमको? ये बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग, आप अगर बैंगलोर में रहोगे तो आपने इसके बारे में जरूर देखा होगा, एम्बेसी ऑफिस पार्क करके, इसकी बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स है। और अब आपको अगर इस बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना है, आपको कुछ नहीं करना, मार्केट में जाके, और आप एक काम करिए, मार्केट में जाके और आप इसकी यूनिट खरीद लीजिए, आप प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, और उससे जो भी रेंटल आएगा उसमें आपका जो शेयर आएगा आपको हर साल मिलता जाएगा। तो आज की डेट में रिट के थ्रू जो है वो आप जो है रिट के थ्रू है, वो रिट के थ्रू क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रस्ट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप बोलोगे सर रिट का, जैसे आप ये बता रहे हो एम्बेसी ऑफिस पार्क, तो एम्बेसी ऑफिस पार्क का शेयर अगर हमको खरीदना है या उसकी यूनिट खरीदनी है तो कितने में मिलेगी? तो देखो, एम्बेसी ऑफिस पार्क शेयर प्राइस, रिट का शेयर प्राइस क्या चल रहा है? 368 रुपीज चल रहा है। जिस दिन मैं ये देख रहा हूं उस दिन इसका जो शेयर है वो 368 रुपीज है, वो आपको चल रहा है, और 368 रुपीज चल रहा है इसका। अगर आप 52 वीक हाई देखोगे तो 399 तक गया था, 52 वीक लो है वो 281 है, और इसकी डिविडेंड यील्ड अगर आप देखोगे तो 6% की डिविडेंड यील्ड है। मींस उसमें आपकी जो प्रॉपर्टी, आप उसके ओनर बन जाओगे ना। आपके पास अगर 368 रुपीज है, आप किसी भी प्रॉपर्टी के ओनर बन गए, आपका ओनरशिप हिस्सा तो है ही है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में, और उसका जो रेंट आता है वो आपको फिर डिविडेंड के फॉर्म में वगैरह आपको मिलता है। तो यहां पे आप देखोगे कि डिविडेंड यील्ड ही आपकी 6% तो बैठ रही है। तो जो रेंट आता है फिर वो क्या करते हैं, हर साल आपको बांट देते हैं। तो इससे रिलेटेड टैक्सेबिलिटी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कहां पे? बिजनेस ट्रस्ट वाले टॉपिक में। गाइस यस, इट इज लाइक अ म्यूचुअल फंड, इट इज लाइक अ म्यूचुअल फंड। बट म्यूचुअल फंड क्या होता है? वो इन्वेस्ट किस में करता है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है शेयर्स में, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है करके, ठीक है, पेपर्स में इन्वेस्ट करता है। पेपर्स का मतलब जो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह होता है, उसमें इन्वेस्ट करता है। और ये किस में इन्वेस्ट करता है? ये इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टीज में। तो इट इज लाइक अ म्यूचुअल फंड जैसा ही ये फंडा रहता है करके, ठीक है। चलिए, उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आएगा सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। अब आप बोलोगे सर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या होता है? ये आपने पढ़ा हुआ है, कहां पढ़ा हुआ है पता है? ये आपने पढ़ा हुआ है आपके AFM में। AFM का जो आपका पेपर है, पेपर नंबर 2, उसमें आपने पता है एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सिक्योरिटाइजेशन का। उसमें क्या होता है कि एक बैंक होती है, वो बैंक है वो सब पैसा दे देती है लोगों को लोन में।
अब बैंक के पास कुछ पैसा ही नहीं बचा आगे लोन बांटने के लिए। तो बैंक क्या करती है, बैंक बेसिकली करती क्या है कि बैंक किसी सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को वो जो लोन है, लोन इज असेट फॉर द बैंक, वो असेट को एज इट इज लमसम पैसे में बेच देती है और बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है और बैंक क्या करती है, वापस से वो जो है वो लोन देना चालू करती है। आपका एक सरफेसी एक्ट हुआ करता था, जब लॉ हुआ करता था अपने सिलेबस में, तो पहले एक सरफेसी करके एक एक्ट हुआ करता था, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन। तो जो ये सिक्योरिटाइजेशन है ना, वो सिक्योरिटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी वो भी हम सीखेंगे। उसके साथ साथ में इन्वेस्टमेंट फंड, ओ भाई साहब ये इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फंड किसी ने नाम सुना, इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं सर, इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं, बताओ बताओ बताओ, इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं, सुना इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है। आज अपन बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं कि हम पढ़ेंगे क्या क्या। इन्वेस्टमेंट फंड, एएमएफ, एआईएफ, दानिश बोल रहे वीसीपी, श्रेया बोल रही है एआईएफ, आंसर इज यस। देखो इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं ना, पता है आपने सुना होगा एआईएफ, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जिसको एआईएफ बोलते हैं, एआईएफ कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 ऐसा सुना, या हेज फंड, हेज फंड भी आ सकता है इन्वेस्टमेंट फंड में, कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटलिस्ट, ओ मैनेजिंग फंड ऑफ एचएनआई, यस यस, एआईएफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ये होते हैं इन्वेस्टमेंट फंड। ये क्या करते हैं पता है, जैसे लोगों से ये पैसे ले लेते हैं और पैसे लेने के बाद वो जो पैसे है, जैसे जो एचएनआई लोग होते हैं, एचएनआई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल किसको बोलते हैं, वो अलग अलग उसकी डेफिनेशन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। एचएनआई जो होते हैं वो खुद का पैसा खुद मैनेज नहीं कर पाते, अब वो पैसा कैसे मैनेज करे करके, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपना जो पैसा है ना वो एआईएफ को दे देते हैं, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को देते थे, और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो क्या करता है, उसी पैसे को मार्केट में लगाता है। हो सकता है वो शेयर मार्केट में लगाए, हो सकता है वो हेजिंग का स्ट्रेटेजी फॉलो करे, हो सकता है वो कहीं और लगाए, स्टार्टअप में लगाए, आपने देखा होगा स्टार्टअप फंड वगैरह करके, ठीक है, आपने देखा होगा स्टार्टअप फंड वगैरह। तो जो ये लोग होते हैं, जो एचएनआई पैसा किसको दे देते हैं, एआईएफ को दे देते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड को दे देते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट फंड क्या करता है, उस पैसे को जो है वो स्टार्टअप्स में लगाता है, या फिर शेयर मार्केट में लगाता है, या कोई गवर्नमेंट पेपर्स में लगाता है, और जो भी इनकम आता है उसमें क्या होता है, ये एआईएफ अपना कट ले लेता है, कट जिसको बोलते हैं हर्डल रेट वगैरह, आपने सुना होगा ऐसा, जो लोग फाइनेंस में इंटरेस्टेड है उनको थोड़ा पता रहेगा करके, ठीक है, एक होता है कैरी और एक होता है मतलब लाइक हर्डल रेट वैसा। तो जो क्या होता है उसमें ये लोग अपना कुछ ना कुछ शेयर काट लेते हैं और बाकी वाला पैसा वापस इस एचएनआई को दे देते हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फंड, उस कॉन्सेप्ट को इन्वेस्टमेंट फंड बोलते हैं। अब आपको लगेगा क्या हम भी इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या, राइट आंसर इज, देखो इन्वेस्टमेंट फंड में इंडिया में अगर इन्वेस्ट करना है ना तो मिनिमम कैप जो रहती है वो 1 करोड़ की रहती है, क्या मिनिमम आपको 1 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो आप जो है आप उसमें जो है वो कोई ऐसा छोटा सा 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यू नीड एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीज का कैपिटल। यहां पे मिनिमम आपका 1 करोड़ का जो है वो सेबी के हिसाब से रूल है, और मिनिमम जो है वो 1 करोड़ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इन द इन्वेस्टमेंट फंड करके, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फंड में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जब मैं आपको इन्वेस्टमेंट फंड टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बहुत सारी चीजें आपको रियल में बताऊंगा, कैसे होता है क्या होता है, मैं आपको हर चीज जो है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि लाइक जो इन्वेस्टमेंट फंड का मेरे पास 1-2 प्रपोजल्स भी रहेंगे, तो वो प्रपोजल्स के साथ में मैं आपको सिखाऊंगा, तब आपको और ज्यादा इसमें बेटर ग्रिप आएगी। जैसे प्रपोजल में मेरे पास कुछ थे, चलो वो जब टॉपिक आएगा तब अपन बात करेंगे, आज अपन सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फंड। तो गाइस एक बात बताऊं, ये आपका जो सेगमेंट है, पहले वाले सेगमेंट में आपने क्या किया, कंपनीज का टोटल इनकम निकाला और उसका टैक्स निकाला,
विथ अल्टरनेट टैक्सेशन रिजिम, वो आपका 25 मार्क्स कवर करेगा। दूसरे सेगमेंट में यहां पे क्या है, एक तो आपके ट्रस्ट जो रहेंगे, रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट, एनजीओ है, उसका टैक्सेबिलिटी देखेंगे। उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी करके, ठीक है, कांग्रेस वगैरह, उनका टैक्सेबिलिटी देखेंगे। बिजनेस ट्रस्ट का टैक्सेबिलिटी देखेंगे, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का देखेंगे एंड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का देखेंगे। तो इनका टैक्सेबिलिटी अपन इस वाले सेगमेंट में देखेंगे। उसके साथ साथ अगला सेगमेंट ये रहेगा, दैट इज द एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन अंडर द एक्ट। एक्ट में कुछ ऐसे एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन है, वो डाल रखे हैं, एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन, एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन अंडर द एक्ट एंड प्रोविजन टू एड्रेस द टैक्स चैलेंजेस ऑन द डिजिटलाइजेशन। ये दो टॉपिक और है, एक तो क्या है एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन अंडर द एक्ट एंड एक है प्रोविजन टू एड्रेस द टैक्स चैलेंजेस ऑन द डिजिटलाइजेशन। एक बात बताऊं, पहले डिजिटलाइजेशन वाले में तो क्या आएगा, आप सिंपल सी चीज समझ लीजिए, डिजिटलाइजेशन वाले में इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है आपको पता है, जैसे फेसबुक है, मेटा जिसको बोलते हैं, इंस्टाग्राम है, इस पे पता है एडवर्टाइजमेंट चलते हैं बहुत। तो वो एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर जब उनको पैसा देते हैं ना, तो उसमें 6% की रेट से एक इक्वलाइजेशन लेवी काटना रहता है। तो वो तो तुम्हारा हो गया यहां पे, दैट इज प्रोविजन टू एड्रेस द टैक्स चैलेंजेस ऑन द डिजिटलाइजेशन। के डिजिटल इकोनॉमी जब रहेगी तो डिजिटल इकोनॉमी में जैसे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में कैसे टीडीएस वगैरह टैक्स वगैरह आता है, वो अपन सीखेंगे, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, एंटी अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है, एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन, एंटी अवॉइडेंस, एंटी अवॉइडेंस, एंटी अवॉइडेंस, एंटी अवॉइडेंस में पता है एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है गार, गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। चलिए एक काम करते हैं, एंटी अवॉइडेंस पढ़ने से पहले आप मुझे एक बात बताओ, तीन वर्ड है, तीनों में डिफरेंस बताना है मुझे, ठीक है। एक तुम्हारा है टैक्स प्लानिंग, एक तुम्हारा है टैक्स अवॉइडेंस और एक तुम्हारा है टैक्स इवेजन। फर्क क्या है तीनों में, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, तीनों में फर्क क्या है कि सर ये टैक्स प्लानिंग है, ये टैक्स अवॉइडेंस है एंड ये टैक्स इवेजन है, फर्क क्या है तीनों में, या तीनों सेम है। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। चलिए, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, क्या मीनिंग है तीनों का। भाई साहब लोगों ने सीधा क्या ना टैक्स इवेजन पे गए, बोला बाकी छोड़ो आप, ठीक है। टैक्स इवेजन जाते हैं, टैक्स की चोरी करना, बस यही हमारे खून खून में है करके, ठीक है, हमारे खून खून में ऐसे ही बोलते हैं। इवेजन मीन्स टैक्स की चोरी करना, वेरी गुड। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर किया, रिया बहुत अच्छे से सब लोगों ने आंसर किया, सैल्यूट टू यू एवरीवन। और भाई साहब अच्छा लगता है जब तुम आंसर करते हो, तो तुम ऐसा ये टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। लाइव बैच का फायदा यही है कि आप लोग लिखोगे, मैं आपका रीड करूंगा और मैं फिर आपको बताऊंगा। चलिए, मैं आपको अगर बताना चाहूं, अपन एक एक चीज का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि बार बार ये मैं आपको डे 1 पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बार बार चीजें आएगी कि ये टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी है, टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स इवेजन है। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं टैक्स प्लानिंग की बात करता हूं, टैक्स प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब होता है बेस्ट वे में डिडक्शन का, एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेना, जो लॉ मेकर्स का इंटेंशन है उसके अकॉर्डिंगली, दैट इज कॉल्ड योर टैक्स प्लानिंग।
तो टैक्स प्लानिंग मींस बेस्ट पॉसिबल मैनर में, बेस्ट पॉसिबल वे में जितने भी आपके डिडक्शन है, जैसे एटीसी, एटीडी, ये सब डिडक्शन है या जो भी एग्जेम्पशन होती है उसका यूज करना, दैट इज कॉल्ड योर टैक्स प्लानिंग। जैसे आपको जो है 115BAA में बोला है कि कंपनी 22% टैक्स पे कर सकती है, वो बेनिफिट लेना इज द टैक्स प्लानिंग। आपने अगर 80C का डिडक्शन लिया, 80G का डिडक्शन लिया जेन्युइनली, दैट इज कॉल्ड योर टैक्स प्लानिंग। तो मैंने क्या बोला कि बेसिकली जो बेस्ट वे में एग्जेम्पशन डिडक्शन के बेनिफिट लेना और जो लॉ मेकर्स का इंटेंशन है उसके अकॉर्डिंगली करना, दैट इज कॉल्ड योर टैक्स प्लानिंग। अब अपन चलते हैं सबसे पहले टैक्स इवेजन पे, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने यही बोला था टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना, टैक्स की चोरी करना, चोरी करना, चोरी चकारी करना करके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन। और ये टैक्स इवेजन है, टैक्स की चोरी करना। कैसे टैक्स की चोरी कर सकते हैं? जैसे मान लो आपने सेल्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया, सेल्स है उसको रिकॉर्ड नहीं किया, आपका सेल हुआ था बट चुपके से आपने सेल का बिल ही रिकॉर्ड नहीं किया, टैक्स की चोरी कर ली, दैट इज टैक्स इवेजन। या फिर आपने क्या किया, परचेज है उसकी डमी परचेज डाल दी, आपने डमी परचेज डाल दी, डमी खर्चे डाल दिए। होता है ना बहुत बार, अपन आपका क्लाइंट आपके ऑफिस में जब रिटर्न फाइल कराने आता है तो आप क्या करते हैं, डमी खर्चे डाल देते हो ऐसे ही, चलो चाय का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, कैश का बैलेंस कितना पड़ा है, यही पूछते हैं क्लाइंट को। अरे सर कैश का बैलेंस 10 लाख पड़ा है, क्या करे 10 लाख को करके, ठीक है, तो कुछ भी डमी खर्चे डाल दिए, दिस इज कॉल्ड टैक्स इवेजन। या फिर आपने क्या किया कि एटीसी में कुछ भी डिडक्शन डाल दिया, क्या हमने तो 5 इयर्स एफडी बनाई है बट आपने बनाई नहीं 5 इयर्स एफडी, तो वो ले लिया, तो दैट इज कॉल्ड योर टैक्स इवेजन। तो टैक्स इवेजन का मतलब होता है कि भाई गलत करना, चोरी करना करके, ठीक है, आप लॉ के हिसाब से नहीं कर रहे हो, ये आप चोरी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन। अगर आप टैक्स इवेजन करते हो ना तो इसके रिलेटेड ऑलरेडी प्रोविजन बहुत सारे लॉ में है, लॉ में बहुत सारे प्रोविजन है, और लॉ में बहुत सारे प्रोविजन है जहां पे आपको पकड़े जाओगे, आपको जेल हो सकती है करके, ठीक है, डंडे मारे जाएंगे वहां पे जेल में ले जाके, तो टैक्स इवेजन नहीं करना चाहिए, इट इज नॉट एडवाइसेबल। एक जो वर्ड आता है ना टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बताया आपको टैक्स अवॉइडेंस क्या है कि देखो लॉ में रहते हुए, मतलब अंडर द, यू कैन से दैट द फोर कॉर्नर ऑफ द लॉ, आप लॉ के अंदर हो, लॉ के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हो, बट आप लॉ को मिसयूज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो पता है तुमको, आप लॉ के अंदर रह के काम कर रहे हो बट आप लॉ को मिसयूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर टैक्स अवॉइडेंस। तो टैक्स अवॉइडेंस वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लॉ के अंदर हो आप, लॉ के अंदर हो आप लॉ के अंदर, लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो बट आप लॉ को मिसयूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर टैक्स अवॉइडेंस। इसको अपन सिंपल वर्ड में ये बोल सकते हैं कि लॉ के मजे लेना करिए, ठीक है, मींस कुल मिला के आप लॉ के मजे ले रहे हो, लॉ के जितने भी लूपहोल्स है उसको आप यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस उसको बोलते हैं, मींस आप होल लॉ में, लॉ के अंदर काम कर रहे हो, आप लॉस को तोड़ नहीं रहे हो, आप ऐसा कोई ऐसा इवेजन नहीं कर रहे हो, लॉ के अंदर हो बट लॉ के मजे ले रहे हो, मींस आप लॉ के लूपहोल को यूज कर रहे हो, आप लॉ को गलत इंटरप्रेट करके गलत यूज कर रहे हो, मींस लॉ में कुछ ऐसी चीजें जो लॉ मेकर्स का इंटेंशन नहीं था बट उसको आप यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर टैक्स अवॉइडेंस। तो टैक्स अवॉइडेंस है ना, अल्टीमेटली देखो, अल्टीमेटली जो सीए की जरूरत होती है वो तो यहीं पे होती है, ये तो कोई भी कर लेगा करके, ठीक है, ये भी कोई भी कर लेगा, बट टैक्स अवॉइडेंस, सर टैक्स अवॉइडेंस मतलब लॉ में रहते हुए लॉ के मजे ले रहे हो, लॉ में रहते हुए मतलब विद इन द बाउंड्री ऑफ लॉ, बट यू आर यूजिंग द यू कैन से दैट यू आर यूजिंग द लॉ करके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। किसी ने बोला कि सर इसका एक एग्जाम्पल दे दो टैक्स अवॉइडेंस का, तो हमको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपके लिए एग्जाम्पल दे देता हूं टैक्स अवॉइडेंस का, वेरी फेमस एग्जाम्पल, आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा करके, ठीक है, वो मैं एग्जाम्पल देने वाला हूं जिससे आपको समझ आए कि टैक्स अवॉइडेंस क्या है। अवॉइडेंस मतलब लॉ में रहते हुए लॉ के मजे लेना, इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। गाइस होता क्या है, बात बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी मतलब
2007-8 के आसपास की बात है। 2007-8 के आसपास की बात है। उस टाइम इंडिया में एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था हच एसआर लिमिटेड। इंडिया में एक कंपनी थी हच एसआर लिमिटेड। हच हच नाम सुना आपने? हच हच हज का पहले बहुत, अगर आप छोटे रहोगे, आप तो 2007-8 में तो आप बहुत छोटे थे, नन्हे मुन्ने बालक थे। उस टाइम पे एक हज करके कंपनी हुआ करती थी और हज ने क्या किया, हज एसआर एक कंपनी थी और हज एसआर जो थी वो बेसिकली एक फॉरेन की कंपनी थी, हज इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि हांगकांग की कंपनी थी। उस ग्रुप की कंपनी थी हचिसन, जो है वो हचिसन हांगकांग बेसिक ग्रुप था, उसकी इंडिया में कंपनी थी जिसका नाम था हच एसआर लिमिटेड। तो हच एसआर लिमिटेड है ना, ये इंडिया की कंपनी है। अब एक बात समझना, होता क्या है, फॉरेन में हच इंटरनेशनल लिमिटेड जो है, वो हच इंटरनेशनल लिमिटेड एक हांगकांग बेस्ड कंपनी है, बट वो इसकी होल्डिंग कंपनी है। मतलब इंडिया की जो कंपनी है दैट इज हच एसआर लिमिटेड, इंडिया में जो कंपनी है उसकी होल्डिंग कंपनी हच इंटरनेशनल लिमिटेड, हचिसन इंटरनेशनल लिमिटेड, हांगकांग बेस्ड कंपनी। अब एक बात समझना, होता क्या है बेसिकली, आप चीजों को समझना कि अगर यहां पे हच इंटरनेशनल लिमिटेड हांगकांग है और इसकी सब्सिडरी इंडिया की कंपनी है। अब एक बात समझना, इंडिया की कंपनी के शेयर बिकते हैं तो इंडिया में टैक्स लग जाता है। इंडिया की कंपनी जो है वो, इंडिया की कंपनी के अगर शेयर बिकते हैं तो इंडिया में टैक्स लग जाता है। तो इन्होंने क्या किया, बड़ी चालाकी से एक काम किया, इन्होंने एक और फॉरेन में कंपनी बनाई जिसका नाम था सीजीपी लिमिटेड। और ये सीजीपी लिमिटेड कंपनी थी, ये मॉरिशस में थी और मॉरिशस में इन्होंने कंपनी बनाई जिसका नाम दिया सीजीपी लिमिटेड, दैट इज इन द मॉरिशस। अब एक बात समझना, हुआ क्या, हज इंटरनेशनल लिमिटेड 100% होल्डिंग कंपनी बन गई सीजीपी की, एंड सीजीपी के पास में शेयर्स थे इंडियन कंपनी के। तो अब एक बात समझना, होता कैसा है कि हज इंटरनेशनल लिमिटेड एक हांगकांग की कंपनी, सीजीपी है वो भी एक मॉरिशस की कंपनी। तो एक बात बताऊं, ये दोनों कंपनी है वो फॉरेन में है, लेकिन सीजीपी के 100% शेयर से वो हचिसन हांगकांग होल्ड कर रही है और यहां सीजीपी मॉरिशस में एक कंपनी है और सीजीपी के पास शेयर किसके हैं, हच एसआर इंडियन कंपनी के। तो देखो, दो फॉरेन कंपनी हो गई, हज इज अ फॉरेन कंपनी, सीजीपी इज ऑल्सो अ फॉरेन कंपनी, ये दोनों 100% होल्डिंग सब्सिडरी है और इसकी सब्सिडरी इंडिया में है जिसका नाम है हज एसआर लिमिटेड इंडिया। अब होता क्या है करके, ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो हचिसन इंटरनेशनल ग्रुप है, इसको इंडिया का बिजनेस बेचना था, इसको इंडिया का बिजनेस बेचना था, ये हच वाला इंडिया का बिजनेस बेचना था। लोगों को बोला कि अपनी अपनी बोली लगाइए, तो बहुत सारे लोगों ने उसके लिए बिड लगाई और इसकी बिड जीत जाती है एक फॉरेन की कंपनी, नीदरलैंड बेस्ड कंपनी जिसका नाम था वोडाफोन इंटरनेशनल लिमिटेड। और यह कंपनी जो है वो नीदरलैंड बेस्ड कंपनी थी, वोडाफोन इंटरनेशनल नीदरलैंड की कंपनी। अब आप समझिए कि वोडाफोन है वो नीदरलैंड की कंपनी है, अब वो इंडियन बिजनेस को खरीदना चाहती है। अब ये दो तरीके से इसको बेच सकते थे, या तो क्या करते कि सीजीपी के पास में इंडियन कंपनी का जो शेयर है वो सीजीपी शेयर वोडाफोन को बेच देती, एक तो ये तरीका हो सकता था। भाई आप समझना, सीजीपी के पास में ये जो हज एसआर के शेयर है उसका 67% कुछ होल्डिंग था इनके पास, बाकी एसआर ग्रुप के पास था। तो ये इसके शेयर इंडियन इसको बेच दे, लेकिन उस पर तो इंडिया में टैक्स लग जाएगा। आप समझिए, अगर इंडियन कंपनी के शेयर बिकते हैं, क्योंकि सेक्शन 9 होती है अपने यहां इनकम टैक्स में, और सेक्शन 9(1) की 1 बोलती है कि अगर आप इंडियन असेट बेच रहे हो तो इंडिया में टैक्स लग जाएगा। तो इन्होंने दिमाग लगाया, हज ग्रुप ने क्या किया, जो हज इंटरनेशनल लिमिटेड था, इन्होंने सीजीपी के शेयर जो थे वो सीजीपी के शेयर वोडाफोन को बेच दिए। आप सोचिए कि यहां पे हांगकांग बेस्ड कंपनी मॉरिशस की कंपनी के शेयर है वो नीदरलैंड की कंपनी को बेच रहा है। मतलब इंडियन कंपनी के शेयर इंटैक्ट है,
इंडियन कंपनी के जो शेयर है वो इंडियन कंपनी के शेयर है वो इंटैक्ट है, मतलब इंडियन कंपनी के शेयर पहले भी सीजीपी के पास थे, अभी भी सीजीपी के पास है, इंडियन कंपनी के शेयर नहीं बिके। इंडियन कंपनी के शेयर है वो अभी भी सीजीपी के पास है, पहले भी सीजीपी के पास थे, तो इंडियन कंपनी के शेयर नहीं बिके। लेकिन इस फॉरेन कंपनी के शेयर यहां हचेसन इंटरनेशनल हांगकांग की कंपनी ने नीदरलैंड की कंपनी को बेच दिया। भाई साहब ये जो है ट्रांजैक्शन हो गया करके, ठीक है। और जब ये ट्रांजैक्शन हुआ तो मार्केट में सबको पता था कि ये टैक्स बचाने के लिए किया गया ट्रांजैक्शन है। इंडिया में इन्होंने क्या किया कि टैक्स भरा ही नहीं। इंडिया में टैक्स भरना था हचेसन को, क्योंकि हचेसन इंडिया का बिजनेस बेच रहा था, बट उन्होंने यहां पे एक डमी कंपनी बनाई सीजीपी, और सीजीपी के थ्रू डमी कंपनी बना के और इन्होंने इंडियन बिजनेस को बेच दिया। जब इन्होंने ऐसा किया तो दे वर हैप्पी, बिकॉज देयर इज नो नीड टू पे द टैक्स एंड ऑल। बट हुआ क्या पता है तुमको, हमारे एक बॉम्बे का एओ करके, एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर है। जब भी मैं एओ वर्ड बोलूं, एओ का मतलब होता है असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, आप अभी के लिए समझिए। बॉम्बे के एओ ने क्या किया पता है तुमको, बॉम्बे के एओ ने नोटिस भेजा वोडाफोन को, और वहां से ये वोडाफोन का केस लॉ चालू हुआ। अब आपके दिमाग में एक डाउट ये रहेगा करके, ठीक है, कि सर वोडाफोन जो है वो वोडाफोन का केस लॉ क्यों बोलते हैं? इसको बोलना तो चाहिए हचेसन का केस लॉ, क्योंकि टैक्स किसको भरना पड़ता है? सेलर को भरना पड़ता है। लेकिन ये वोडाफोन केस लॉ क्यों आया? इसके पीछे का रीजन अब आप समझना, क्लिक करना। हां, अब आप क्लिक करना, देखना। हां देखो, वोडाफोन जो है ना, इसको एक एओ ने नोटिस भेजा, बॉम्बे का एओ था, मुंबई का, और उसने नोटिस भेजा कि जब आपने सीजीपी के शेयर खरीदे हचेसन ग्रुप से, हांगकांग बेस्ड कंपनी से, तो आपने उसका टीडीएस नहीं काटा। ये क्या बोलता है, ये एओ क्या बोलता है कि आपने जो है वो इस कंपनी ने, आपने जब इसके शेयर खरीदे तो आपने इसका टीडीएस नहीं काटा, और टीडीएस नहीं काटा तो मैं आपको असेसी इन डिफॉल्ट बनाता हूं, और सेक्शन हुआ करती है 201 करके। मैं आपको असेसी इन डिफॉल्ट बनाता हूं और आप मुझे पेनल्टी पे करिए, क्योंकि आपने टीडीएस नहीं काटा। ये तो टैक्सेबल इंडिया में होना चाहिए था ट्रांजैक्शन, और आपने टीडीएस नहीं काटा, तो आप 41,000 करोड़ के करीब का उसने नोटिस बना के भेज दिया। भाई साहब इतना बड़ा उसने नोटिस बना के भेज दिया कि आपने टीडीएस नहीं काटा, तो जितना टीडीएस नहीं काटा उसका 100% पेनल्टी बनता है, लाइए पेनल्टी करके, ठीक है। अब जैसे ही वोडाफोन को ये नोटिस आया, तो वोडाफोन ने सबसे पहले इस नोटिस को चैलेंज किया। और चैलेंज कहां पे किया? वोडाफोन ने इस नोटिस को चैलेंज किया सबसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में। सबसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया, और बॉम्बे हाईकोर्ट में वोडाफोन ने चैलेंज किया कि हम टीडीएस काटने के लिए लायबल है ही नहीं। क्यों हम टीडीएस काटे, जब आगे वाले के लिए इनकम टैक्सेबल ही नहीं है? क्योंकि एक फॉरेन कंपनी ने दूसरी फॉरेन कंपनी के शेयर तीसरी फॉरेन कंपनी को बेचे हैं। वी आर नॉट लायबल टू डिडक्ट द टीडीएस बिकॉज दिस इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द सेलर। जब सेलर के लिए टैक्सेबल ही नहीं है इनकम, तो हम टीडीएस क्यों काटे? तो बॉम्बे हाईकोर्ट में ऐसे चैलेंज किया। एक बात बताऊं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या किया पता है तुमको? पूरा एनालाइज किया इस केस को, एंड बॉम्बे हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया किसके फेवर में पता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था इन द फेवर ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और बोला कि आप जो ये कर रहे हो ना टैक्स प्लानिंग, ये जो आप कर रहे हो ये टैक्स अवॉइडेंस है। आप सिर्फ सीजीपी को आपने इसलिए बनाया टू अवॉइड द टैक्स इन इंडिया, और आप अल्टीमेटली इंडियन असेट बेच रहे हो। इंडिया में टैक्स लगना चाहिए, और जब इंडिया में टैक्स लगना चाहिए तो आपको टीडीएस काटना चाहिए। और बॉम्बे हाईकोर्ट में वोडाफोन हार गई। भाई साहब बॉम्बे हाईकोर्ट में वोडाफोन जैसे ही हारी करके, ठीक है, लोगों के कान खड़े हो गए, वोडाफोन हार गई। वोडाफोन को टीडीएस काटना था और नहीं काटा, इसलिए पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। वोडाफोन जाती है बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद में आपके सुप्रीम कोर्ट में, और भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में जब जाती है वोडाफोन, तो वोडाफोन के पास में बड़े बड़े लॉयर, आप अगर नाम जिसका नाम बोलना चाहो आप बोल दीजिए करके, ठीक है,
जो लॉयर में अपने हरीश साल्वे वगैरह है, वो भी वोडाफोन के लॉयर थे। एंड जब सुप्रीम कोर्ट में जाती है, और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है पता है, डिसीजन देता है इन द फेवर ऑफ द वोडाफोन। वोडाफोन जीत जाती है यहां पे, और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि दिस इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन इंडिया। सो जब जो भैया टैक्स इंडिया में पे ही नहीं करना था, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। वोडाफोन है, वो वोडाफोन जीत जाती है सुप्रीम कोर्ट में। और भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट में जब वोडाफोन जीत गई, तो डिपार्टमेंट के कान खड़े हो गए, बोले ये क्या हुआ। और वो तो ठीक है, वोडाफोन ने ऐसा किया, वो तो ठीक है। ऐसी ऐसे 100 कंपनियां थी जिन्होंने सेम ट्रांजैक्शन किए थे। ऐसी ऐसी 100 कंपनियां थी जिसमें उन्होंने सेम ट्रांजैक्शन किए थे। आपने नाम सुना होगा, वेदांता के साथ एक कैन एनर्जी ने ऐसा काम किया था। एक कैन एनर्जी करके कंपनी थी, कैन एनर्जी आपने नाम सुना होगा, उसने भी सेम ऐसा ही काम किया था। वोडाफोन ने भी ऐसा ही किया। तो भैया जैसे ही ये हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया किसके फेवर में, वोडाफोन के फेवर में। बोला टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, सिंस इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द फॉरेन कंपनी। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, हमारे डिपार्टमेंट के कान खड़े हो गए भाई साहब। बोला ये क्या हुआ, ऐसे तो हर फॉरेन कंपनी यही करेगी कि इंडियन बिजनेस जब भी बेचना होगा फॉरेन में डमी बनाएगी, सब्सिडी उसके थ्रू ही आएगी, और ऐसा तो हर फॉरेन कंपनी यही करेगी, हर कंपनी यही करेगी। तो इन्होंने क्या किया पता है तुमको, उस टाइम पे 2012 की बात है। 2012 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी वॉज फाइनेंस मिनिस्टर इन 2012। और 2012 में प्रणब मुखर्जी ने लॉ में चेंज कर दिया, लॉ को ही चेंज कर दिया। और लॉ को चेंज करके उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दिया। एंड गाइस, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कब से किया पता है, 1961 से कर दिया रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। 1961 जो है, वो 1961 से उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दिया। भाई साहब, यहां पे बहुत सारी चीजें आई। मैं उन चीजों को एक एक को ब्रेक कर करके आपको बताता हूं, जो मैंने अभी आपको 2 लाइन में बताया उसको। अब एक बात समझना, सबसे पहली चीज सर, आपका पॉइंट यह आएगा कि सर जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो इंडिया में सबसे हाईएस्ट जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट को गाइस हम लोग एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं। जब भी मैं एपेक्स कोर्ट बोलूं, एपेक्स इज अ सुप्रीम कोर्ट। एंड एक चीज ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिया की टॉप मोस्ट कोर्ट है। मतलब दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द कोर्ट इज अ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो फाइनल है। दैट इज द लॉ ऑफ लैंड। क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ लैंड। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वो लॉ ऑफ लैंड है करके, ठीक है, वो फाइनल है। लेकिन एक चीज समझना, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड किया जा सकता है या नहीं? आप बताओ, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्या नलीफाई किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कोई चीज बोल दी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई किया जा सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कैन नॉट बी चैलेंज, यस, बट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्या नलीफाई किया जा सकता है या नहीं? आपको क्या लगता है? हां, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्या नलीफाई किया जा सकता है? राइट आंसर इज, देखो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज अ लॉ ऑफ लैंड होता है। मतलब ये भैया बन गया लॉ है, बट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी हटाया जा सकता है। एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई किया जा सकता है किसके द्वारा पता है? लॉ में चेंज करके। अगर आप लॉ में चेंज कर दोगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उड़ा दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को प्रेसिडेंट नहीं, ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई किया जा सकता है बाय अमेंडिंग द लॉ। अगर लॉ में अमेंडमेंट किया तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो नलीफाई हो गया करके, ठीक है। आपने एक जजमेंट सुना होगा सुप्रीम कोर्ट का, जैसे एक शाहबानो केस करके हुआ करता था, बहुत पहले का केस है। अगर आप ऐसी पॉलिटिक्स या उसमें आप देखते होंगे तो शाहबानो एक केस था, उसमें कुछ मतलब तलाक हो जाता है, और तलाक के बाद में उसको क्या बोलते हैं, उनकी जो वाइफ थी शाहबानो, उनको जो क्या बोलते हैं सर्वाइवल के जो हस्बैंड जो पैसा देता है,
सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वो देना पड़ेगा करके, ठीक है। लेकिन फिर राजीव गांधी की उस टाइम गवर्नमेंट थी और उन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड कर दिया था, राजीव गांधी की, या राजीव गांधी वाज द पीएम। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड किया जा सकता है, आंसर इज यस, किया जा सकता है। किससे? लॉ बना के। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसको लॉ बना के जो है वो ओवरराइड किया जा सकता है। अब एक और चीज समझना, एक और एग्जांपल देता हूं। दिल्ली में, आपको पता है दिल्ली में किसकी सरकार है? अरविंद केजरीवाल की। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। अब क्वेश्चन ये था कि दिल्ली में जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा? तो ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि यह पावर अरविंद केजरीवाल के पास ही होना चाहिए। मिस दिल्ली सरकार में जितने भी ऑफिसर्स है वो ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग है वो दिल्ली सरकार करेगी। लेकिन फिर अमित शाह ने क्या किया? एक लॉ लाया और इस जजमेंट को ओवरराइड कर दिया। तो सिंपल सी चीज मैं आपको यहां पे ये बोलना चाहता हूं करके, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड किया जा सकता है, आंसर इज यस। कैसे किया जा सकता है? लॉ बना के, ठीक है। चलिए अब एक और चीज समझते हैं कि आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड कर दिया किसने? प्रणब मुखर्जी ने, तो फाइनेंस मिनिस्टर थे 2012 में। चेंज कर दिया लॉ कोई, और लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया। अब आप बोलोगे रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? एक तो होता है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब अभी से, अगर मान लो कभी होता है ना ऐसी चीज कि प्रोस्पेक्टिव अभी से। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब लाइक पहले से, दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव। तो एक चीज समझना, इन्होंने जो अमेंडमेंट किया 2012 में, फाइनेंस मिनिस्टर वाज प्रणब मुखर्जी, और प्रणब मुखर्जी ने ये अमेंडमेंट है ये रेट्रोस्पेक्टिव किया था। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पहले से, बोला पहले से ये अमेंडमेंट करके, ठीक है, 1961 से ये अमेंडमेंट किया। और एक बात बताओ, जब ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुआ ना, उसके बाद में वोडाफोन को वापस नोटिस भेजा। वोडाफोन जीत गई थी सुप्रीम कोर्ट में करके, ठीक है, वोडाफोन को वापस नोटिस भेजा। और जैसे ही वापस नोटिस भेजा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को ओवरराइड कर दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को कंफर्म कर दिया और बोला कि भैया इंडिया में टैक्स लगेगा, इंडिया में टैक्स लगेगा। वोडाफोन को वापस नोटिस भेजा। एक बात बताऊं, वोडाफोन को वापस नोटिस भेजा, बट वोडाफोन ने क्या किया? उस नोटिस को इंटरनेशनल कोर्ट में चैलेंज किया, इंटरनेशनल कोर्ट में, ठीक है। अब आप बोलोगे इंटरनेशनल कोर्ट तक कहां पहुंच गए करके, ठीक है, क्या सुप्रीम कोर्ट के बाद हम इंटरनेशनल कोर्ट में, अब अपने लॉ में चेंज कर दिया तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे? हुआ क्या? एक्चुअली एक जो कंट्री नीदरलैंड है ना, ये नीदरलैंड और इंडिया की एक ट्रीटी थी। नीदरलैंड और इंडिया की एक ट्रीटी थी। ट्रीटी का मतलब होता है अग्रीमेंट। मोदी जी चाहते हैं ना, बोलते हैं हमने एक ट्रीटी साइन की है करके, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अग्रीमेंट करके, जिसको कन्वेंशन भी बोलते हैं। तो नीदरलैंड और इंडिया की एक ट्रीटी थी, और उस ट्रीटी में क्या हुआ पता है तुमको? उस ट्रीटी में ऐसा लिखा था कि नीदरलैंड की कंपनी अगर इंडिया में कोई धंधा करती है या इंडिया की कंपनी नीदरलैंड में कोई धंधा करती है, तो दोनों को फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा, और अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो हम इंटरनेशनल कोर्ट्स में उसको रिजॉल्व करेंगे। ऐसी एक नीदरलैंड और इंडिया की ट्रीटी में लिखा हुआ था। भाई साहब, वोडाफोन गई इंटरनेशनल कोर्ट में करके, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट का मतलब आप ये समझिए कि भाई वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल, अभी आप इतना ज्यादा मत समझिए क्या होता है, कैसे होता है, इंटरनेशनल कोर्ट में कैसे जाते हैं वो छोड़ दीजिए आप थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। तो होता क्या है कि वहां इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए, और इंटरनेशनल कोर्ट में पता है इंडिया की बहुत बेइज्जती हुई, सच में बेइज्जती हुई। अगर आपको देखना है तो आप इस केस को जरूर पढ़िएगा कहीं जाके करके, आपको बहुत सारे इससे रिलेटेड आर्टिकल मिलेंगे कि वोडाफोन का जो आर्ग्यूमेंट था, एक सिंगापुर में केस चला था, फिर वापस नीदरलैंड में केस चला, तो वहां पे इंटरनेशनल लेवल पे है ना इंडिया की बड़ी बेइज्जती हुई इस पॉइंट पे, क्योंकि कोर्ट्स ने यह बोला कि देखो जब यह ट्रांजैक्शन हुआ था उस दिन आपका लॉ क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया लॉ को, और सुप्रीम कोर्ट बोलती है टैक्स नहीं लगेगा जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुआ। उसके बाद आप अपनी मर्जी के हिसाब से लॉ को चेंज कर देते हो, और लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करके बोलते हो टैक्स लाओ करके, ठीक है। तो ये तो गलत हो रहा है ना, बिकॉज अब आपकी कंट्री में कोई भी पर्सन नहीं आएगा बिजनेस करने के लिए, क्योंकि आज का लॉ देख के आता है। कोई भी अगर मान लो कोई भी बिजनेस करने आएगा तो वो तो आज का लॉ देख के आएगा ना, और उस दिन का लॉ ये था कि इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। फिर आप रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट कर लेते हो और उसके बाद बोलते हो आपको टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में एंड ऑल। तो ये तो गलत है।
और एक बात बताऊं, जब ऐसा हुआ ना तो क्या हुआ, 2021 में दैट टाइम आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी वाज द फाइनेंस मिनिस्टर इन 2021। और निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया पता है, कि जो प्रणब मुखर्जी ने वो अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली किया था ना, उसको हटा के और उन्होंने अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिवली करा दिया फ्रॉम 2012 से प्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट किया गया। एंड गाइस, जो वोडाफोन ने अगर मान लो कुछ टैक्स भरा भी था पहले करके, ठीक है, वोडाफोन ने कोई 6-7 हजार शायद भरा था, वो उनको वापस कर दिया गया पैसा करके, ठीक है। और जिन जिन का बोला 2012 से पहले के जो भी आपके ट्रांजैक्शन थे उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे, और उसके बाद अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करेगा तो उस पर हम टैक्स लेंगे करके, ठीक है। निर्मला सीतारमण जी ने यह अमेंडमेंट को प्रोस्पेक्टिवली किया, क्योंकि इंडिया की बड़ी बेइज्जती हो गई थी इंटरनेशनल लेवल पे कि इंडिया के देखो जो है लॉ मेकर्स क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, उसके बाद उसको नलीफाई कर दो, लॉ बना दो, ये तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हो करके, ठीक है। दैट इज नॉट अ गुड एंड फेयर प्रैक्टिस। फिर इसकी वजह से क्या हुआ, निर्मला सीतारमण जी ने इस अमेंडमेंट को प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट दिया फ्रॉम द 2012, जो रेट्रोस्पेक्टिवली 1961 से था उसको हटा दिया, और 2012 से यह अमेंडमेंट आया कि एक फॉरेन कंपनी दूसरी फॉरेन कंपनी के शेयर तीसरी फॉरेन कंपनी को बेचती है तो भी इंडिया में टैक्स लगेगा। वो कैसे लगेगा, क्या लगेगा, वो अपन आगे जाके समझेंगे, बट वोडाफोन यहां पे जीत गई अल्टीमेटली इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके करके, ठीक है। चलिए, तो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द टैक्स अवॉइडेंस। तो आप लोग जो पूछ रहे थे ना कि टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, देखो आपने लॉ में रहते हुए लॉ का मिसयूज किया, तो दैट इज कॉल्ड योर टैक्स अवॉइडेंस। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द टैक्स अवॉइडेंस के देखो लॉ में रह के और लॉ का यूज किया था इन्होंने, दैट इज द टैक्स अवॉइडेंस। अब एक बात बताऊं, टैक्स अवॉइडेंस लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं और अब गवर्नमेंट थक गई है, गवर्नमेंट है वो थक गई है, ऐसा बोलते हैं ना, आप बहुत थक गए होंगे जल लीजिए करके, ठीक है। वो आपने देखा होगा ना कि लाइक आप बहुत थक गए हैं जल लीजिए करके, ठीक है। तो बहुत थक गई है गवर्नमेंट लोगों को टैक्स अवॉइडेंस को रोकते रोकते। एक बात बताऊं, जब गवर्नमेंट थक गई है रोहन, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया पता है तुमको, गवर्नमेंट ने एक ऐसी चीज डाली जिस कॉन्सेप्ट का नाम है गार। गार का मतलब होता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। एंड पता है गार में क्या लिखा है पता है तुमको? यस अक्षय, योर मैसेज इज विजिबल। या गार में क्या लिखा कि अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं जो नहीं करना चाहिए, मतलब कमर्शियल सब्सटेंस में ऐसा नहीं करते, और बट आप अगर ऐसा कुछ करते हैं तो हम गार लगा देंगे और आपका जो ट्रांजैक्शन है उसको हम डिसरिगार्ड कर देंगे। अब ये क्या है, कैसे है, अपन जब गार पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। बट अब देखो आज की डेट में ऐसे कुछ भी आप ऐसी कुछ भी चीज नहीं कर सकते जो कि गलत है, मतलब टैक्स अवॉइडेंस है। लॉ में रह के लॉ के मजे ले लिए, आपने करके, ठीक है। तो भैया गार लगा सकती है हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और गार लगा सकती है, और अगर गार लगाया तो भाई साहब आपका जो ट्रांजैक्शन है उसको कैंसिल किया जा सकता है, जो क्या बोलते हैं वो उस ट्रांजैक्शन जो है उसको वापस से उसको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल जैसा करके, ठीक है, वैसा किया जा सकता है। एंड भैया आपको टैक्स लिया जा सकता है। और ये गार जो आया, ये लास्ट 7-8 ईयर्स हो चुके हैं गार आए हुए, लेकिन गार में अभी तक एक भी केस आया नहीं है। मतलब अभी तक गवर्नमेंट सीख रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीख रहा है करके, ठीक है। अभी तक जो है ये लर्निंग फेज है गार का। तो गार इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तक गार में कुछ ऐसे केस आए नहीं है, बट गार क्या है पता है तुमको? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। इन्होंने बोला कि अब हम परेशान हो गए लोगों से, कहीं भी लॉ को मैनिपुलेट कर देते, कहीं भी कुछ भी लूपहोल्स यूज कर देते। अब उन्होंने ऐसा बोल दिया कि अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो जिससे कि टैक्स बेनिफिट ले रहे हो, और टैक्स बेनिफिट अगर 3 करोड़ रुपीज से ज्यादा का है, अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो जिसमें टैक्स बेनिफिट ले रहे हो और वो बेनिफिट 3 करोड़ से ज्यादा है, और वो अगर आप अनड्यू बेनिफिट ले रहे हो और लॉ में रह के कर रहे हो, तो हम गार लगा देंगे। लेकिन गार में अभी तक कोई भी केस आया नहीं है करके, ठीक है। गार में अभी तक कोई केस आया नहीं है, फ्यूचर में देखेंगे जब गार पढ़ेंगे तब, कि गार में अभी तक कोई भी केस नहीं आया है। दिस कॉन्सेप्ट इज अ स्टिल डेवलपिंग कॉन्सेप्ट इन इंडिया। तो गाइज ये आपका जो मिला के ये जो सेकेंड एंड थर्ड
पॉलिटिकल पार्टी, चैरिटेबल ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट, ये सब मिला के आपके एग्जाम में 22% वेटेज रखेगा, 20 to 22%। इसका मतलब मैं बोल दूं ये भी आपके एग्जाम में अप्रोक्स 25 मार्क का वेटेज रखने वाला है। 25 मार्क से वो 25 मार्क का वेटेज ये वाला सेगमेंट भी आपके लिए रखने वाला है। तो कुल मिला के आपका जो ये पहला सेगमेंट है ना, पहली चीज तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल सेगमेंट है। और प्रैक्टिकल सेगमेंट आपकी एग्जाम में अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो आपको 50 मार्क्स कवर कराएगा। 50 मार्क्स, 50 मार्क्स कितना सिंपल है। देखो 50 मार्क्स कहां से आने वाले हैं आपके, तो 50 मार्क्स आपको आने वाले हैं पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज डिडक्शन करके, जो कंप्यूटेशन वाला कंपनी का टैक्स कंप्यूटेशन। उसके साथ साथ में छोटे छोटे टॉपिक, एक तो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी, इन्वेस्टमेंट फंड, बिजनेस ट्रस्ट करके, ठीक है, इन सब से मिला के ये और आपका गार छोटा सा टॉपिक है, 3-4 मार्क का क्वेश्चन आता है करके, ठीक है, एंड आपका इक्वलाइजेशन लेवी, ये मिला के आपको 50 मार्क है वो एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो बहुत कम नहीं होते 50 मार्क्स। अगर ढंग से 50 मार्क पढ़ा जाए तो आराम से इसमें से 50 में से 50 मिल सकता है। ये सेगमेंट इतना इंटरेस्टिंग है, इसमें से कहीं मार्क्स काटने का सवाल नहीं बनता, कहीं भी मार्क्स है वो यहां पे काटने का कोई सवाल नहीं बनता। आपको 50 में से 50 है वो आप यहां पे स्कोर कर सकते हो ये वाले सेगमेंट में। सो दिस इज योर सेगमेंट नंबर 1 ऑफ द इनकम टैक्स पेपर नंबर 4। सेगमेंट नंबर 2, भाई साहब ये जो सेगमेंट है, जो आपका सेगमेंट 2 मैं बोलूंगा, ये 20 to 30 मार्क्स का आएगा, 20 to 30%। तो अगर 114 पे अगर मैं लगाता हूं आपका 25%, इट्स कम्स टू द 28.5 मार्क्स, 28.5 मार्क्स। मैं इसको 30 मार्क्स बोल देता हूं, 30 मार्क्स। एंड गाइस 30 मार्क्स में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले डिडक्शन, कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ द टैक्सेस, जिसका नाम है टीडीएस एंड टीसीएस। एंड सबसे जरूरी चीज मैं आपको बता दूं यहां पे, ये जो आपका टीडीएस टीसीएस टॉपिक है ना, यही आपके एग्जाम में 10 to 12 मार्क्स कवर करेगा। 10 to 12 टीडीएस टीसीएस, 10 to 12 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलता हूं टीडीएस टीसीएस है। और बहुत मजा आएगा जब आप टीडीएस टीसीएस पढ़ोगे। तो टीडीएस टीसीएस इज गोइंग टू कवर द 10 to 12 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद में आपका प्रोसीजरल पार्ट, प्रोसीजरल पार्ट में इनकम टैक्स अथॉरिटी, असेसमेंट प्रोसीजर, अपील्स एंड रिवीजन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करके, ठीक है। ये जो टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक है, इसको मैं पढ़ाता हूं एज अ असेसमेंट प्रोसीजर के नाम से। असेसमेंट प्रोसीजर एंड अपील रिवीजन के रिटर्न कैसे फाइल होता है, असेसमेंट कैसे होगा सर, स्क्रूटनी असेसमेंट किसको बोलते हैं, 148 का असेसमेंट है वो कैसे होगा। और इस बार असेसमेंट में बहुत अमेंडमेंट आए हैं। इस बार आपका जो 147, 148 का असेसमेंट है उसको निर्मला सीतारमण जी ने काफी ज्यादा रिवैम्प कर दिया है, काफी ज्यादा अलग तरीके से कर दिया है। तो बेटा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका असेसमेंट प्रोसीजर थियरिटिकल पार्ट है। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, टैक्सेशन ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड टैक्सेशन ऑफ अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड असेट एंड पेनल्टी एंड ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन। अब एक बात समझना, ये तुम्हारा अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिसेस में यहां पे जो बोल रहा है, एक तो इंडिया का अनडिस्क्लोज इनकम, इंडिया का अनडिस्क्लोज इनकम मतलब आपके घर पे मान लो रेड हो गई और रेड में गोल्ड मिल गया घर पे, ठीक है, कि 2 किलो गोल्ड मिल गया, तो वो कहां से लाया था, उस पे जो टैक्स लगेगा वो यहां पे लगेगा इस सेक्शन में। या फिर मान लो आपने आपकी शादी पे खर्चा किया और आपने आपकी शादी पे जो है वो खर्चा किया, वो खर्चा जो है वो मान लो 5 करोड़ का खर्चा किया, बहुत मजे किए शादी पे, 5 करोड़ का खर्चा किया। इनकम टैक्स वालों ने पूछ लिया ये 5 करोड़ कहां से लाया था, तो बोले ये 5 करोड़ तो हमको पता नहीं कहां से आया था। बोले कहां से आया, थप्पड़ मारेंगे आपके, कहां से आया पता नहीं है तुझे, ला ठीक है टैक्स ला उस पे, तो उस पे टैक्स है वो यहां पे लगेगा। तो कुल मिला के यहां पे जो सेक्शंस कवर होती है इनकम टैक्स में, अगर आपने थोड़ा बहुत सुना होगा तो ये जो सेक्शन 68 है, 69 है, 69A है, 69B है, 69C है, ये सेक्शन हम यहां पे पढ़ेंगे। एंड उसके साथ में फॉरेन का अनडिस्क्लोज इनकम, फॉरेन का अनडिस्क्लोज इनकम जो है, फॉरेन का अनडिस्क्लोज इनकम, इससे रिलेटेड गाइस एक लॉ यहां पे पढ़ेंगे, दैट इज ब्लैक मनी एक्ट करके, ब्लैक मनी एक्ट 2015 करके। एंड गाइस ये ब्लैक मनी है, काला पैसा इंडिया के बाहर, स्विस बैंक में आपने अगर पैसा रखा है,
स्विस बैंक में पैसा रखा है, फॉरेन में आपकी प्रॉपर्टी है, आपने बताया नहीं है, तो वो सब चीजें हम यहां पे पढ़ेंगे टैक्सेशन ऑफ अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड असेट्स में। एंड लास्ट मिसलेनियस प्रोविजन, एंड उसके बाद में टैक्स ऑडिट करके। ठीक है, तो टैक्स ऑडिट तो बड़ा सिंपल सा है, ये अपन यहां पे पढ़ने वाले हैं करके। ठीक है, ये पॉइंट है वो टैक्स ऑडिट वाला अपन यहां पे पढ़ेंगे। चलिए, मैंने यहां पे एक और पेज लेना चाहिए था, मुझे लिया नहीं है, इसके बाद में मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, सबसे पहली चीज आपका ये वाला जो सेगमेंट है उसमें आपका टैक्स ऑडिट तक आ गया। मुझे एक बार है ना आईसीआई की वेबसाइट से सिलेबस का एक पेज मेरा लेना रह गया। बीओएस मुझे 1 मिनट दे दीजिए सिर्फ। हाँ, ये वाला पेज मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला नहीं लिया। दिस इज अ पेज नंबर 24। नोटेबिलिटी, या चलिए, तो ये तुम्हारा जो कवर करेगा वो अप्रोक्स 30 मार्क्स के करीब है, ये कवर करने वाला है ये वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट में मैं बताऊं, ये तुम्हारा थोड़ा प्रोसीजरल पार्ट है, बट इसमें ना अगर आप ढंग से स्टडी करोगे इन टॉपिक्स का, जैसे टीडीएस टीसीएस में बोल रहा हूं 10 से 12 मार्क का आएगा। ब्लैक मनी वाला लिख के रख लेना चाहिए, तो 4 to 5 मार्क्स आएगा ब्लैक मनी वाला करके। ठीक है, ये आएगा, ये आएगा। असेसमेंट प्रोसीजर है, वो असेसमेंट प्रोसीजर आपका ये सब मिला के ये आपका 8 to 12 मार्क्स है, वो कवर करेगा। तो ऐसा करके टैक्स ऑडिट है, अब टैक्स ऑडिट आपको मिनिमम है वो 3 से 4 मार्क है, वो कवर करेगा टैक्स ऑडिट वाला पार्ट। तो ये जो है ना, ये थोड़ा प्रोसीजरल पार्ट है, एंड दिस इज गोइंग टू कवर अप्रॉक्स 28.5 मींस 30 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। दिस इज योर सेकंड सेगमेंट ऑफ द सिलेबस। थर्ड सेगमेंट जो रहेगा दैट इज योर इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये वाला पार्ट दैट इज इंटरनेशनल टैक्सेशन। एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है वो आपके एग्जाम में 30 to 35% कवर करेगा। तो अपन एक काम करते हैं, 114 मार्क्स का अगर अपन 32.5% करते हैं तो इट्स गोइंग टू कवर अप्रोक्स 37 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। 37 मार्क्स है वो आपको यहां से मिलेगा इंटरनेशनल टैक्सेशन से। एंड ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है, बट मार्क्स बहुत है, बहुत छोटा सा पार्ट है, बट मार्क्स है वो मार्क्स भाई साहब गजब लेवल के मार्क्स आएंगे। 37 मार्क्स के करीब है, वो आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन कवर करेगा। तो आप देखिए, 50 मार्क्स सबसे पहले वाले कंप्यूटेशन पार्ट से आएगा, उसके बाद 30 मार्क्स दूसरे वाले से, और 37 ये 117 होता है। मैंने आपको बोला है एग्जाम में पेपर 114 का आता है। तो ऐसे आपका सिलेबस चलेगा। अब आप बोलोगे इंटरनेशनल टैक्सेशन में क्या क्या आएगा करके। ठीक है, यस एवरीवन, लाइक सबकी चैट मुझे दिख रही है, बट आप बार बार अगर मैसेज करोगे तो मेरे को, मैं ध्यान उधर उतना नहीं जाता, मैं ध्यान इधर रखता हूं। मेरे को जब जरूरत होगी आपके मैसेज में देख लूंगा। ठीक है, चलिए आप इधर ध्यान दीजिए। इंटरनेशनल टैक्सेशन में क्या आएगा, तो अगर मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात करूं गाइस, तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में देखिए, टैक्सेशन ऑफ द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो आपके क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है और जो नॉन रेजिडेंट का टैक्सेशन है, जो फॉरेन में लोग रहते हैं उनको इंडिया में कैसे टैक्स लगेगा, फॉरेन के जो फंड्स है वो इंडिया में अगर पैसा कमाते हैं कैसे टैक्स लगेगा, फॉरेन की जो शिप है वो अगर इंडिया में आएगी चुक चुक करते हुए, ठीक है, उसको कैसे टैक्स लगेगा। तो वो सब चीजें हम यहां पे पढ़ेंगे। उसके साथ साथ में हम ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ेंगे। और मैं बताऊं, ये 37 मार्क्स में से आप मान के चलिए कि आपके 10 मार्क्स जो है वो तो ट्रांसफर प्राइसिंग से ही कवर होंगे। 10 मार्क्स ट्रांसफर प्राइसिंग। नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन है वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन से 8 मार्क कवर होंगे करके। ठीक है, उसके बाद डबल टैक्सेशन रिलीफ। डबल टैक्सेशन रिलीफ, अब आप बोलोगे डबल टैक्सेशन रिलीफ क्या है। डबल टैक्सेशन रिलीफ जो है वो डबल टैक्सेशन रिलीफ क्या है पता है आपको? आपको पता है इंटरमीडिएट में अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोई रेजिडेंट पर्सन है और वो रेजिडेंट पर्सन को पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है, पता है कि नहीं? एक बात बताओ, रेजिडेंट पर्सन जो है उसको पता है पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है। ये आपने सुना हुआ है कि अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बन गए तो भाई साहब आपने पाप कर लिया, पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगेगा। तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है। यस, तो एक बात बताओ, रेजिडेंट पर्सन को पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लग रहा है,
और अगर नॉन रेजिडेंट होगा तो उसको इंडिया की इनकम पे टैक्स लगेगा। तो एक बात बताओ, मैं जैसे रेजिडेंट हूं, मैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, देख के ही लगता है मैं रेजिडेंट हूं, ठीक है, इंडिया में ही पड़ा रहता हूं, कहीं नहीं जाता। अब मुझे एक बात बताओ, मैं मान लो फॉर एन एग्जांपल, मैं इंडिया का हूं, मिस्टर बीबी, और मैंने इनकम कमाया कहां से पता है? मैं गया पढ़ाने के लिए मान लो नेपाल। तो नेपाल से मुझे जो इनकम आया, उस इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा? आंसर इज यस, लगेगा, बिकॉज मैं तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगेगा। लेकिन नेपाल में भी तो टैक्स लगेगा, क्योंकि नेपाल के लिए मैं नॉन रेजिडेंट हूं, बट नेपाल की इनकम है ना, तो नेपाल भी तो टैक्स लेगा। अब एक बात बताओ, इस सेम इनकम पे जब दोनों कंट्री टैक्स ले रही है, मींस नेपाल भी टैक्स लेती है और इंडिया भी टैक्स लेती है, इसको बोला जाता है डबल टैक्सेशन। इसको बोला जाता है डबल टैक्सेशन करके, ठीक है। देखो, नेपाल भी टैक्स ले रही है ड्यू टू द सोर्स रूल, क्योंकि सोर्स वहां से है ना, एंड इंडिया भी टैक्स ले रही है ड्यू टू द रेसिडेंस रूल, बिकॉज मैं रेजिडेंट इंडिया का हूं ना। तो जब दोनों ही कंट्री टैक्स ले रही है, तो उस टैक्स को कैसे, ये तो गलत हो जाएगा ना यार। एक इनकम पे जब दो कंट्री टैक्स लेगी एक ही इनकम पे, तो ये बेचारे लोगों के लिए बड़ी मुश्किल वाले काम है। फिर क्रॉस बॉर्डर लोग जाएंगे ही नहीं, इनकम कमाएंगे ही नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, दोनों कंट्री आपस में मिलके और कुछ रिलीफ देती है, कुछ रिबेट देती है, और वो रिबेट दी जाती है, रिलीफ दी जाती है थ्रू द DTAAs। DTAAs का मतलब होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, या जिसको हम टैक्स ट्रीटी बोलते हैं, या हम उसको टैक्स कन्वेंशन बोलते हैं करके, ठीक है। तो वो वाला पॉइंट है, वो हम यहां पे पढ़ेंगे। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक आपके एग्जाम में 5 से लेके और 7 मार्क कवर करेगा, और बड़ा इजी सा टॉपिक है, एक ही दिन में हो जाएगा ये। उसके बाद एडवांस रूलिंग। एक किसी को पता है एडवांस रूलिंग क्या होता है? एडवांस रूलिंग क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। वर्ल्ड की हर कंट्री के केस में टैक्स ट्रीटी है कि नहीं? हर कंट्री के केस में नहीं है, बट इंडिया इज हैविंग 100 के करीब हमारे टैक्स ट्रीटी है, 100 कंट्रीज के साथ तो है ही। एडवांस रूलिंग पता है? एडवांस एंड रूलिंग। एक बात बताओ, रूलिंग का मतलब क्या होता है? रूलिंग बोलता है रूलिंग पार्टी बीजेपी, इज इट? व्हाट इज द एडवांस रूलिंग? एडवांस रूलिंग रूलिंग का मतलब होता है, कोई बोल रहा है हुकुम चलाना करके, ठीक है। बोलते जैसे वाइफ हस्बैंड पे हुकुम चलाती है, वैसे एडवांस रूलिंग। ओके, मैं बताऊं होता क्या है बेसिकली। एक बात बताओ, इंडिया के जो लॉ है, टैक्स लॉ, आपको क्या लगता है कॉम्प्लेक्स है या इजी है? इंडियन टैक्स लॉज कॉम्प्लेक्स है या इजी है? आप मुझे बताइए। सुंदर सुंदर बच्चों, नहा के बैठना है पहली चीज तो। ये नहा के नहीं बैठी बंदी, बेटा नहा के बैठना। हाँ, गुड मॉर्निंग। मुझे बताओ, इंडिया के जो लॉ है वो कॉम्प्लेक्स है या इजी है? राइट आंसर इज बहुत कॉम्प्लेक्स है सर। इंडिया के लॉ है, सबने बोला है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है सर, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है। तो एक बात बताऊं, जब भी कोई भी फॉरेनर है, नॉन रेजिडेंट है, वो इंडिया में आता है ना, कुछ भी ट्रांजैक्शन करने, बिजनेस सेटअप करने, बड़ा डरता है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा करके, ठीक है। पता नहीं ना हमारे साथ क्या होगा। तो वो क्या करते हैं, हमारे इंडिया में एक अथॉरिटी है जिसका नाम है बार करके, ठीक है। क्या है? बार, BAR, बार, बार, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग करके, ठीक है। बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। ये लोग क्या करते हैं, बार को एक एप्लीकेशन कर देते हैं और बोलते हैं कि सर देखो, हम है ना ये ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, आप बता दो हमारे साथ में क्या होगा।
हमारे साथ में क्या टैक्सेबिलिटी होगी, क्या होगा हमारे साथ में, आप पहले बता दो हमको। तो दैट इज, वो लोग क्या करते हैं, अपना जजमेंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवांस रूलिंग। तो एडवांस में रूल लेना, क्या बोला अंशु का, एडवांस में, अनुष्का एडवांस में रूलिंग, रूलिंग का मतलब होता है जजमेंट, तो एडवांस में जजमेंट ले लेना, दैट इज कॉल्ड योर एडवांस रूलिंग। तो पहले ही आपको जजमेंट मिल जाता है, भाई साहब हमारे साथ में ये होगा, तो फिर खुश हो जाओ ना, आपके साथ में ये होगा, आपको पहले से क्लैरिटी है, आपको पहले से पता है, पहले से आपको जैसे क्लैरिटी आज सिलेबस का दे रहे हैं तो आपको पहले से पता है कि कौन से टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है लाइफ में करके, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड, पहले से आपको क्लैरिटी है एकदम क्लियर थॉट्स के साथ, तो दैट इज कॉल्ड योर एडवांस रूलिंग करके, ठीक है। तो ये टॉपिक एडवांस रूलिंग का है, एग्जाम में ज्यादा नहीं 2-3 मार्क का क्वेश्चन है वो यहां से आता है। अब एक बात समझना, ये जो है एडवांस रूलिंग है, ये 2 से 3 मार्क्स का एग्जाम में कवर करता है, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये पीडीएफ आपको मिलेगा, तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये पीडीएफ एज इट इज आपको जो है वो मिलेगा करके, ठीक है। चलिए अब एक बात समझना, इससे इन डिटेल आगे पढ़ेंगे, जब ये टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे, अभी आप इससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन शिवम ना पूछिए करके, ठीक है। चलिए, तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में ट्रांसफर प्राइसिंग है, वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन बहुत ही वेटेज वाला, डबल टैक्सेशन रिलीफ बहुत अच्छा, ये 2 से 3 मार्क का। तो आप समझिए, देखो 10 मार्क आपको ट्रांसफर प्राइसिंग से मिलेगा, 8 मार्क नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन से, अगर मैं 6 मार्क ले लेता हूं डीटी डबल से और 2 यहां, तो आपको 26 से 27 मार्क्स जो है वो तो आपको यहीं से मिल जाएगा, 26 से 27 मार्क्स है वो आपको इस सेगमेंट से मिलेगा। अब ये दूसरा सेगमेंट है ना, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल सेगमेंट है, और ये आपके एग्जाम में जो कवर करता है वो अप्रोक्स 5 to 6 मार्क्स से वो कवर करता है, 5 to 6, 7 मार्क्स से वो कवर कर सकता है। इसमें क्या है, इसमें है आपका दैट इज अदर एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन, सिग्निफिकेंट आर्टिकल ऑफ द ओईसीडी एंड यूएन मॉडल टैक्स कन्वेंशन। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, यहां पे तो क्या भारी वाला वर्ड आ गया, ठीक है। सिग्निफिकेंट आर्टिकल ऑफ ओईसीडी एंड यूएन मॉडल टैक्स कन्वेंशन, ये क्या है सर, ये क्या है, ये क्या है, एक बात बताऊं, ये बताऊं, ये क्या है, सिग्निफिकेंट आर्टिकल ऑफ ओईसीडी एंड यूएन मॉडल टैक्स कन्वेंशन, ये क्या है, मॉडल है। मॉडल का मतलब क्या होता है, मॉडल किसको बोलते हैं बताओ मुझे, ए बताओ 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 बताओ, मॉडल किसको बोलते हैं, मॉडल MODEL, मॉडल किसको बोलते हैं, मॉडल, मॉडल, मॉडल किसको बोलते हैं, मॉडल, ओ ओ ओ ओ ओ शिवम भाई, मॉडल, ये मॉडल का मतलब बोलता है सो फैंसी करके, ठीक है। एक्ट्रेस बोलते बिपाशा बासु, हाँ मॉडल, मॉडल बहुत सारे लोगों ने सही आंसर भी दिया। मॉडल का मतलब एक स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क, एक सैंपल, सो दैट इज द दीपिका पादुकोण, बबीता जी नहीं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क, एक सैंपल, एक परफॉर्मा, दैट इज कॉल्ड मॉडल। एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, आपके ऑफिस में अगर कोई पार्टनरशिप डीड बनाने आता है तो आप कैसे बनाते हो, आप पार्टनरशिप डीड कैसे बनाते हो, आप सिंपल सा काम करते हो, क्या करते हो, आप सिंपल सा काम करते हो कि भैया आप बोलते हो उसको, अच्छा पार्टनर के नाम बताओ, उसने नाम बताए पार्टनर के, ठीक है। उसके बाद बोला अच्छा क्या PSR रहेगा बताओ, कैपिटल क्या है बताओ। फिर आप क्या करते हो, आपको पता है आपके ऑफिस के पीसी में एक फोल्डर है, उसमें पार्टनरशिप डीड ऑलरेडी किसी का है, और वो पार्टनरशिप डीड को फिर क्या करते हो, आप एडिट करते हो, अच्छा नाम इसमें डाल दो, इसका ये डाल दो, इसका ये डाल दो, इसका, और पार्टनरशिप डीड तैयार हो गया। तो एक बात बताओ, आपके पास में पहले से जो था पार्टनरशिप डीड, दैट इज कॉल्ड मॉडल, दैट इज कॉल्ड मॉडल, एक पार्टनरशिप डीड का मॉडल था ना आपके पास। अब एक बात बताओ, आप समझो, मान लो हमारे मोदी जी जो है, मोदी जी इटली गए, और जब इटली गए तो इटली में वहां की जो क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर जो भी बोलते हैं वहां पे, मिलोनी जी करके, ठीक है। अब एक बात समझना, जो मिलोनी जी है और मोदी जी है, वो दोनों आपस में टेबल पे बैठे हैं, इधर मोदी जी बैठे, इधर मिलोनी जी बैठी, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, एंड दोनों बोलते हैं कि चलो अब हम अग्रीमेंट बनाते हैं, इंडिया के बीच में और इटली के बीच में एक अग्रीमेंट बनाते हैं। अब एक बात समझो, अग्रीमेंट बनाते हैं तो अग्रीमेंट कैसे बनाएंगे,
भाई कुछ ना कुछ मॉडल तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ परफॉर्मा तो होना चाहिए करके, ठीक है, कुछ ना कुछ सैंपल तो होना चाहिए। चालू कहां से करें भाई? दोनों के बीच में कोई अग्रीमेंट बना रहे हैं, चलो टैक्स का अग्रीमेंट बना रहे हैं या कोई अग्रीमेंट बना रहे, तो चालू कहां से करें भाई? स्टार्टिंग कहां से करें हम लोग करके, ठीक है। तो स्टार्टिंग करने के लिए कुछ मॉडल्स है, और मैं बता दूं पूरे वर्ल्ड में जितने भी अग्रीमेंट्स बनते हैं, मतलब जो टैक्सेशन से रिलेटेड अग्रीमेंट बनते हैं कंट्रीज के बीच में, जो DTSS बनते हैं, टैक्स ट्रीटी बनती है, टैक्स कन्वेंशन बनती है, उसमें 3 तरीके के मॉडल फॉलो होते हैं। एक होता है OECD मॉडल, एक होता है तुम्हारा UN मॉडल, और एक होता है तुम्हारा US मॉडल। US मतलब यूनाइटेड स्टेट। तो वन इज द OECD मॉडल, वन इज द UN मॉडल एंड वन इज द US मॉडल। OECD मॉडल जो है वो फॉलो करती है जो वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्री है, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड कंट्री मींस जो एकदम यूके वगैरह जो है डेवलप्ड कंट्री, जापान यूके का अग्रीमेंट होगा तो वो OECD मॉडल फॉलो करेंगे। या फिर मान लो जो डेवलप कंट्री की अगर अपन बात करते हैं, अगर स्पेन है, स्पेन एंड फ्रांस का कोई अग्रीमेंट होगा, वो लोग OECD मॉडल फॉलो करेंगे, क्योंकि OECD जो डेवलप्ड कंट्री होती है वो OECD मॉडल नॉर्मली फॉलो करती है। एक होता है UN मॉडल। UN मॉडल क्या होता है कि जब डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के बीच में अग्रीमेंट होता है तो वो UN मॉडल नॉर्मली फॉलो करते हैं। एग्जांपल के लिए इंडिया, इंडिया इज अ नॉट पार्ट ऑफ द OECD बट वी आर पार्ट ऑफ द UN। हम यूनाइटेड नेशन जो है, हम UN का पार्ट है, हम जो है वो UN का पार्ट है, हम OECD का पार्ट नहीं है। तो हम लोग जो है वो UN मॉडल फॉलो करते हैं। बोलते हैं OECD का फुल फॉर्म बता दो, आप देख लो करके गूगल पे OECD का फुल फॉर्म करके, ठीक है। तो मैं बता दूं, हम जो है वो UN मॉडल फॉलो करते हैं, हम जो है वो OECD मॉडल फॉलो नॉर्मली नहीं करते। एक और होता है US मॉडल। US मॉडल जो है वो US मॉडल सिर्फ US फॉलो करता है। US क्या करता है, अगर US किसी कंट्री के साथ में अग्रीमेंट करता है, US किसी कंट्री के साथ अग्रीमेंट करता है, तो वो US मॉडल ही फॉलो करते हैं। वो अमेरिका बोलता है हम ही बाप है सबके करके, ठीक है, हमारा खुद का अलग मॉडल होगा, वो अपने सिलेबस में नहीं है। US मॉडल इज नॉट पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। अपने सिलेबस में UN मॉडल से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, OECD मॉडल से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, बाकी चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए उसके बाद हम एक और चीज पढ़ेंगे, दैट इज फंडामेंटल ऑफ द BEPS जो है, BEPS का फुल फॉर्म होता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। क्या बोला जाता है? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। इसके कुछ फंडामेंटल्स है। ये क्या होता है जस्ट आपको बता रहा हूं, ये बहुत सिंपल से टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट है नहीं, नाम ही डिफिकल्ट। टॉपिक में जब जाओगे तो लगे यार रे सर ये तो हमको पता है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट नहीं होता BEPS का मतलब होता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये क्या होता है पता है तुमको? क्या आपको पता है पूरे वर्ल्ड में जितनी ये कंपनियां है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये जो इंस्टाग्राम वाली है, टेलीग्राम, ट्विटर, ये लोग पता है बहुत करोड़ों रुपए कमा रहे थे और टैक्स कहीं नहीं भरते थे, क्योंकि इनका क्या था, फिजिकल प्रेजेंस कहीं नहीं था। आप सोचिए कि अगर मैं बात करूं मान लो फेसबुक की, फेसबुक क्या करती है, पूरे वर्ल्ड में पैसा कमा रही है, अपना सर्वर कहां लगाती थी? सर्वर किसी ऐसे केमन आइलैंड वगैरह आइलैंड पे सर्वर लगा लेती थी और वहां से काम होता था। अब ये लोग क्या करते थे, पूरे वर्ल्ड से पैसे कमा रहे और टैक्स कहीं नहीं भर रहे थे। तो टैक्स जब कहीं नहीं भर रहे थे तो क्या हुआ पता है तुमको? वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रियों ने अपनी मीटिंग की और उनकी मीटिंग करके ऐसे बैठे सब लोग, ऐसे सूट बूट पहन के सब लोग बैठे कि देखिए आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं वर्ल्ड में कहीं टैक्स ही नहीं भर रही है, हम सबको नुकसान हो रहा है करके, ठीक है, हम सबको नुकसान हो रहा है, कुछ ना कुछ करो सब मिलके। तो मैं बता दूं जितनी भी आपकी G20 कंट्री है, G20, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ G20 ना, इंडिया G20 का पार्ट है। तो G20 कंट्री है, OECD कंट्री है, इन्होंने मिलके क्या किया पता है? कुछ ऐसे 15 एक्शन प्लान बनाए, 15 एक्शन प्लान बनाए, जिसको बोला जाता है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, BEPS एक्शन प्लान करके, ठीक है। और ऐसे एक्शन प्लान बनाए और बोला कि ऐसे ऐसे एक्शन प्लान फॉलो करो, जिससे क्या होगा ना, ये कंपनियां चिटिंग ना कर पाए और एक दूसरे के साथ में पता है तुमको ये इंफॉर्मेशन शेयर करने लग गए। क्योंकि आप एक बात बताओ, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो यूनिलीवर ग्रुप है, यूनिलीवर ग्रुप यूके का ग्रुप है, यूके की कंपनी है यूनिलीवर। यूनिलीवर का इंडिया में जो है, इंडिया में भी उसका प्रेजेंस है, जिसका नाम है, क्या नाम है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। पाकिस्तान में उनका प्रेजेंस है, जिसका नाम है पाकिस्तान यूनिलीवर। नेपाल में भी ये लोग काम करते हैं, जिसका नाम है नेपाल यूनिलीवर। थाईलैंड में काम करते हैं, थाईलैंड यूनिलीवर।
अभी ये लोग क्या करते थे पता है, यूनिलीवर ग्रुप है, वो यूनिलीवर ग्रुप क्या करता था कि जिन कंट्रीज में टैक्स रेट ज्यादा है वहां पे प्रॉफिट बहुत कम बताते थे, और जिन कंट्रीज में टैक्स लगता ही नहीं है या टैक्स बहुत कम है वहां पे प्रॉफिट बहुत बढ़ाते थे, वहां प्रॉफिट को बढ़ा देते थे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मॉरिशस है या केमन आइलैंड है करके, ठीक है, या फिर सिंगापुर है, वहां टैक्स कम है या टैक्स है ही नहीं करके। जहां टैक्स नहीं लगता ना उसको हम लोग टैक्स हेवन कंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्स हेवन कंट्रीज। तो भैया वहां पे टैक्स है ही नहीं, तो जब टैक्स है ही नहीं तो वहां पे ये लोग क्या करते थे, प्रॉफिट को बड़ा इन्फ्लेट करते थे, बढ़ाते थे, और जहां टैक्स लग रहा है वहां प्रॉफिट को कम करते थे। तो इसी को तो बोला जाता है, इसी को तो बोला जाता है बेप्स, दैट इज द बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये लोग क्या करते थे, बेस को इरोड करते थे, प्रॉफिट को शिफ्ट कर देते थे। प्रॉफिट शिफ्टिंग फुल फॉर्म क्या है बेप्स का? देखो, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। आप बेस को इरोड कर रहे हो एंड प्रॉफिट को शिफ्ट किए जा रहे हो। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे करते होंगे सर? मैं बताऊंगा, आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कंपनियां ऐसे कैसे करती थी। एक एग्जांपल छोटा सा ले लेता हूं, मान लो जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया में काम करती है, उन्होंने क्या किया, मान लो फॉरेन की किसी कंपनी से कुछ परचेज किया, उन्हीं की ग्रुप कंपनी से, और वो परचेज किया और वो मान लो ज्यादा वैल्यू पे परचेज कर दिया। तो ज्यादा वैल्यू पे परचेज किया तो इंडिया की कंपनी परचेज ज्यादा बताएगी, तो इंडिया में प्रॉफिट कम हो जाएगा, और फॉरेन की कंपनी सेल ज्यादा बताएगी, वहां प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन वहां तो टैक्स लगता ही नहीं, बट इंडिया में तो टैक्स लगता है। तो एक बात बताऊं, जब ऐसी प्लानिंग कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि भैया ये जो G20 कंट्रीज है, OECD कंट्रीज है, इन सब ने मिलके कुछ ऐसे बेप्स के एक्शन प्लान बनाए और बोला हम क्या करेंगे, इसको खदेड़ेंगे। ठीक है, दैट इज बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग है, उसको अपन जो है वो कम करेंगे, उसको जो है वो हम कम करेंगे। ऐसा करके कुछ एक्शन प्लान बनाए, और मैं बताऊं इसका एक एक्शन प्लान मैं आपको बताऊंगा, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। आज की डेट में क्या होता है पता है आपको, अगर कोई ऐसा इंटरनेशनल ग्रुप है जिसका टर्नओवर 6,500 करोड़ से ज्यादा का है, 6,500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर वाली जो कंपनियां है, मल्टीनेशनल कंपनियां, उनको पूरे वर्ल्ड में एक रिपोर्ट शेयर करनी पड़ती है, जिसको हम कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग या CBC रिपोर्टिंग बोलते हैं, अगर आपने ट्रांसफर प्राइसिंग में काम किया हो ऑफिस में तो। और उसमें क्या होता है पता है, हर कंट्री का प्रॉफिट दिखता है कि अच्छा आप स्विट्जरलैंड में इतना प्रॉफिट बता रहे हैं, आपका प्रॉफिट मार्कअप इतना है, इंडिया में आप इतना प्रॉफिट बता रहे हैं, पाकिस्तान में आप इतना प्रॉफिट बता रहे हैं, यूके में आप इतना प्रॉफिट बता रहे हैं, ये सब चीजें आपको बतानी पड़ती है करके। ठीक है, एंड गाइस जब ये सब चीजें बतानी पड़ती है, वो सब एक्शन प्लान कहां दे रखे, बेप्स में दे रखे हैं। तो पढ़ेंगे तब आपको और समझ में आएगा। लास्ट पॉइंट, दैट इज द एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टैक्स ट्रीटी। जो टैक्स ट्रीटी बनती है, DTAA बनते हैं, उसको इंटरप्रेट कैसे करें। अगर मान लो इंडिया चाइना की कोई ट्रीटी बन गई और वो ट्रीटी इंग्लिश में भी लिखी हुई है, चाइनीज में भी लिखी हुई है, हिंदी में भी लिखी हुई है, तो सर हम जब ऐसे अलग अलग लिखी हुई है हर जगह करके, ठीक है, तो हम कौन सी लैंग्वेज को माने। अगर मान लो अगर इंग्लिश का मतलब अलग है, हिंदी का मतलब अलग आ रहा है, तो कौन से मीनिंग को ले, तो वो सब चीजें यहां पे पढ़ेंगे। एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल टैक्सेशन है, ये आपका सेगमेंट है, वो 5 to 6 मार्क्स, ज्यादा एग्जाम में कवर नहीं करता, 5 to 6 है, हो सकता है 7 मार्क्स है, वो कवर करता है, थियोरेटिकल पर्सपेक्ट रहता है, बट ये तुम्हारा प्रैक्टिकल पार्ट है जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा कवर करेगा। अप्रोक्स आपका 25 to 30 मार्क्स है, वो ट्रांसफर प्राइसिंग, NR टैक्सेशन, DTAA एंड एडवांस रूलिंग से कवर करेगा। सो दिस इज योर इंटरनेशनल टैक्सेशन का सेगमेंट जो कि 37 मार्क्स कवर करता है करके। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बोलूं, कल उठ के अगर आपको कोई बोले कि आपका सिलेबस कितने पार्ट में डिवाइड है, तो आप ये बोलेंगे 3 पार्ट में हमारा सिलेबस डिवाइड है, CA फाइनल का, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। पहला पार्ट कंप्यूटेशन पार्ट, जिसमें कंप्यूटेशन कंपनी का होगा, पॉलिटिकल पार्टी, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट एंड ऑल, वो सब मिला के आपके एग्जाम में है, वो अप्रोक्स 50 मार्क्स कवर करेगा करके। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पार्ट है, दैट इज द प्रोसीजरल पार्ट, TDS, TCS, असेसमेंट प्रोसीजर, टैक्स ऑडिट एंड ऑल, ब्लैक मनी एंड ऑल, वो तुम्हारे एग्जाम में 30 मार्क्स कवर करेगा। और इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला जो पार्ट है, वो आपके एग्जाम में 35 to 40 मार्क्स में 37 मार्क्स है, वो मैंने एक रेंज लिया है, उतना कवर करेगा। अब अगर मैं बात करूं
ऐसे का ऐसे सीएमए वालों के लिए, तो सीएमए वाले बच्चों, जितने भी अगर सीएमए वाले बच्चे हैं, आप लोगों के लिए भी मैं बता दूं ऑलमोस्ट सेम है, आप लोगों के लिए भी ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं सीएमए फाइनल की बात करूं, पेपर नंबर 15, ठीक है, तो आपका देखो 60 मार्क्स का जो है वो तो आपका ये वाला पार्ट, और आपका जो है वो 40 मार्क का इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल टैक्सेशन में आपके लिए DTAA है, ट्रांसफर प्राइसिंग है, और गार पता नहीं क्यों इन्होंने इंटरनेशनल टैक्सेशन में दे रखा है, दैट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन, बट सीएमए में इंटरनेशनल टैक्सेशन में गार दे रखा है, जो कि इनकम टैक्स हमारे उसमें सीए वालों में DT वाले पार्ट में दे रखा है। इसमें देखो 40-60 का स्पेसिफिक ब्रेकअप है, किसमें? सीएमए में। सीएमए ऐसा नहीं है, ठीक है। और आप जो टॉपिक देखोगे, देखो असेसमेंट ऑफ इनकम एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ द वेरियस एंटिटीज, तो यहां पे सब आ गया, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म वगैरह सब आ गया। मोर और लेस अगर आप टॉपिक देखोगे तो आपको सिमिलर टॉपिक मिलेंगे, जैसे ब्लैक मनी एक्ट वगैरह है, वो इसमें भी है, उसमें भी है, ठीक है। तो दोनों का सिलेबस है वो सेम है। यहां पे मैंने पेपर डाल के भी दिया है, ये सीए का पेपर है मई 2024 का, और इस पेपर में क्या है कैसे है वो आप एक बार पेपर को देख लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, आपको ये समझ में आएगा जो मैंने आपको वेटेज बताया क्या वो वेटेज एप्लीकेबल हुआ है या नहीं हुआ। ऑलमोस्ट आप देखोगे वो वेटेज है वो आपका फिक्स होता है। यहां आपका 70 मार्क का पेपर है, क्योंकि 30 मार्क का आपका एमसीक्यू का पेपर आता है जो बाहर नहीं आता, ऐसा मतलब बोलते हैं कि बाहर नहीं आता, बाकी आजकल तो सब जगह मिल ही जाता है एमसीक्यू का पेपर भी, ठीक है। चलिए गाइस, तो ये आपका एक सेगमेंट अभी मैंने ब्रेक से पहले पढ़ाया, और ये ब्रेक से पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपका सिलेबस में है क्या, आपका सिलेबस क्या है जो अपन पढ़ने वाले हैं अगले 70 लेक्चर में, जो क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या है। तो ये टॉपिक्स है, ऐसे ऐसे हम पढ़ने वाले हैं। तो थोड़े मैंने आपको चीजें बताई, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स इवेजन क्या होता है, टैक्स प्लानिंग क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कैसे ओवरराइड किया जा सकता है, तो कुछ चीजें, वोडाफोन का केस लॉ है वो मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया। तो अब हम लेंगे ब्रेक करके, ठीक है। और एक चीज बता दूं आपको, ब्रेक जो है वो हमेशा 10 मिनट का रहेगा। मेरा लेक्चर ऑलवेज 7 o'clock स्टार्ट हो जाएगा। आज मैं 3-4 मिनट लेट स्टार्ट किया था जानबूझ के, बट कल से हमारा लेक्चर 7 o'clock स्टार्ट होगा। 10 o'clock मैं आपको छोड़ दूंगा, क्योंकि आपका ऑफिस रहता है, मुझे पता है। एग्जैक्टली 10 o'clock को मैं वाइंड अप करूंगा, एग्जैक्टली 7 o'clock मैं चालू करूंगा, बीच में आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा। तो लीजिए आप 10 मिनट का ब्रेक, और 10 मिनट के ब्रेक के बाद में अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।